बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, तालीम और तरबियत दो चीज़ें जो एक वक्त में, एक ज़माने में, अब नहीं शायद इतना, लेकिन इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप, घर वाले, फैमिली मेम्बर्स, हर बंदे की फोकस एक ही चीज़ पे होता है कि भाई ए आना चाहिए, ए प्लस आना चाहिए। अगर ओ लेवल्स कर रहे हैं तो सारे के सारे ए और ए स्टार्स आने चाहिए। अगर मैट्रिक कर रहे हैं तो भाई फर्स्ट डिवीज़न में हाईएस्ट नंबर आने चाहिए। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। यकीनन हर बच्चे का हक है कि उसको कि वो तालीम याफ्ता हो और वो एक उसके माँ बाप उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। लेकिन उस तालीम के साथ तरबियत का भी एक बड़ा अहम रोल होता है। कम से कम मेरी तो ये सोच ज़रूर है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमने तालीम का कह कह के इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर दिया है कि माँ बाप जहाँ अपने बच्चों की सालगिरहों की तस्वीरें पहले अपने सोशल मीडिया पे लगाते थे, फेसबुक पे बच्चों की सालगिरह हो गई, कोई हैप्पी ओकेजन हो गया, अब जिसके भी बच्चे हैं और एक सर्टेन एज से ज़्यादा एज के हैं तो आप देखेंगे कि उनके पूरे फेसबुक पे बच्चों के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं उनकी तस्वीरें लगी होती है। नो डाउट ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन आप ये सोचिए कि बच्चों के ऊपर आप कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि बस तुम्हारे एज आने चाहिए, ए प्लस आना चाहिए। अगर हर बच्चे का ए और ए प्लस आएगा व्यूअर्स, तो सोचने की बात ये नहीं है कि फिर एवरेज स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। इसीलिए एक ही बात है जिसके ऊपर मैं बार बार फोकस करती हूँ कि तालीम अपनी जगह और तरबियत तरबियत तरबियत। तो जहाँ आप तालीम पे फॉर एग्जांपल 25% फोकस कर रहे हैं तो 75%, 3 गुना ज़्यादा फोकस करें बच्चे की तरबियत पे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तो ये है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अफसोस की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक तो तालीम और तरबियत बेटा बेटी दोनों की होनी चाहिए। ज़्यादातर लड़कों की तालीम पे फोकस किया जाता है और बच्चियों की तरबियत। और तरबियत क्या कि भाई तुम्हें हांडी पकानी आनी चाहिए, तुम्हें सफाई करनी आनी चाहिए, तुम्हें तो कोई सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए, क्योंकि कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे काम आएगा। सोचने की बात है कि अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी और वर्किंग लेडी होगी तो उसकी जहाँ पे भी शादी होगी वो एक बहुत ही कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारेगी, क्योंकि वो अपनी जॉब से अच्छे खासे पैसे कमा लेगी। फिर हांडियों पकाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो किसी को जॉब पे भी रख सकती है। फिर वो ये भी अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने कपड़ों की खुद सिलाई कढ़ाई ना करे, वो बल्कि बाहर से ले ले। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, अगर बेटे को तालीम याफ्ता करना है तो बेटी को भी साथ साथ करना है। ये तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बच्चियों को तालीम याफ्ता किया जाता है तो फिर उनको कम से कम आगे बढ़ के ज़िंदगी में कुछ करने का मौका भी दिया जाए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ होता क्या है। अक्सर बच्ची को क्या करना है, पढ़ा के उसको पढ़ाएंगे तो क्या उसने करना है, आगे उसकी शादी ही होनी है, बिला वजह हम पैसे ज़ाया करेंगे, पहली बात। अच्छा, अगर माँ बाप ने पढ़ाने का फैसला कर ही लिया तो फिर मैट्रिक या एफए के बाद कहते हैं बतेरी हो गई है, हुन बह जा घर, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्ची पढ़ लिख भी गई और उसने अच्छे मार्क्स भी ले लिए तो फिर उसको जॉब नहीं करने की इजाज़त मिलती घर से। और अगर घर वाले इजाज़त देते हैं जॉब करने की तो आगे जब उसकी शादी होती है तो ससुराल वाले घूम के कहते हैं कि भाई तुमने जॉब नहीं करनी। हर बंदे को आप कहीं पे भी देखें, शादी वाली जो आंटीज़ वगैरह होती हैं, कभी कभी उनसे भी बात करने का मौका मिलता है, अपने लिए नहीं, कभी वैसे ही बंदा एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए या वटेवर। तो रिश्ते वाली आंटियों को अगर आप देखें तो उन्होंने रजिस्टर अलहदा बनाए हुए होते हैं उन बच्चियों के जो डॉक्टर्स होती हैं, क्योंकि हर बंदा कहता है हमें बहू चाहिए जो डॉक्टर हो, लेकिन हम उससे काम नहीं कराएंगे। तो भाई उसको फिर डॉक्टर बनाया क्यों? सोचने की बात है। देखें, डॉक्टर्स की जो हमारे मेडिकल स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीटें फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं। अब उन 100 सीटों पे अगर 60 बच्चियां हैं और 40 बच्चे हैं, यानी कि 60 लड़कियों को मिली हैं और 40 लड़कों को मिले हैं, उन 60 लड़कियों में से अगर सिर्फ 3 या 4 या 10 लड़कियां आगे जाके प्रैक्टिस करेंगी, बाकी 50 नहीं करेंगी, तो आधा जो उनका बैच है वो एक तरह से वो तालीम हासिल करके घर बैठ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाना है तो फिर उनको आगे अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करने दें। और वो लोग जो कहते हैं बच्ची डॉक्टर होनी चाहिए, बच्ची बड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नो डाउट उस बच्ची ने आगे से अपने बच्चों की भी तरबियत करनी है। तो एक तालीम याफ्ता अच्छी तरबियत वाली माँ जो है अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम प्रोवाइड करेगी और उनके लिए अच्छे मौके क्रिएट करेगी कि वो बड़े अच्छे वेल ब्रॉट अप डिग्निफाइड उसके बच्चे हों। लेकिन
उससे पहले उसकी अपनी भी तो एक ज़ात है, उसकी अपनी भी तो एक ज़िंदगी है। क्या वो बच्ची नहीं डिज़र्व करती कि वो आगे जाके ज़िंदगी में कुछ करे? तालीम और तरबियत हर बच्चे, बच्ची, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, हर किसी का हक है कि वो तालीम याफ्ता हों और उनको अच्छी तरबियत दी जाए। लेकिन किसी को तालीम की इतनी बड़ी नेमत से नवाज के फिर उनको एक तरह से उस नेमत को उनसे छीन लेना कि भाई बस अब घर बैठ जाओ, या फिर शादी ऐसी जगह पे कर देना जहाँ पे ज़बरदस्ती जो है उसको जॉब से रोका जा रहा है। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी सोसाइटी की, और इस चीज़ को हमने चेंज करना है, इस चीज़ को हमने बदलना है, और वो आप और मैं ही बदल सकते हैं। अब कल को हसन हमजा की जब भी वक्त आता है उसकी शादी का, हमजा की शादी का नाम डॉक्टर होनी चाहिए लड़की, लेकिन काम नहीं सुबह करने दूंगी। भाई क्यों? वाई? बच्चे कैसे पलेंगे? तो हमारे बच्चे नहीं पल रहे, हम भी तो काम करते हैं। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते? वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं, और जो ख़वातीन होम मेकर्स भी हैं और जो फैसला करती हैं पूरी अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद कि वो घर पे रहना चाहती हैं अपने बच्चों का, अपनी फैमिली के साथ, और होम मेकर बनना चाहती हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनको सलूट भी करते हैं कि नो डाउट सबसे ऑनरेबल काम जो है वो यही है कि आप अपनी फैमिली, अपने घर वालों को वक्त दें। लेकिन ये सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर मर्द और औरत दोनों तालीम याफ्ता हैं, दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो कमाएं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तालीम के ऊपर फोकस हमने देना है, तरबियत पे भी हमने फोकस देना है, लेकिन फिर उन चीज़ों का हमने बेनिफिट भी उठाना है। इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग लेडीज़, वर्किंग मर्द जो है वो आगे आए, एंटरप्रेन्योर्स आगे आएँ। अगर आपने तालीम हासिल की है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आप अपनी कोई होम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बने, व्हाई नॉट। अब हमारे साथ हैं शेफ़ हिबा एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए हिबा कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तालीम और तरबियत, आप इस पर कुछ कहना चाहोगे? जी, आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे आपने शेयर किया कि लड़कियों को पढ़ाया जाता है फिर आगे काम नहीं करने दिया जाता, उनकी विशेस को मार दिया जाता है, तो आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर पढ़ा है तो लेट हर एक्सेल इन हर करियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप हिबा को देखें और इनके हस्बैंड एहसन को देखें, ये दोनों एज अ टीम काम करते हैं। Right. इन दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे थे, इन दोनों ने अपनी एक बिजनेस स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। शी इज अ शेफ, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन बिजनेस साइड को देख रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिव साइड को देख रही है। देखिए व्यूअर्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना यिंग एंड यांग। आप अपना यिंग एंड यांग मैच कर लें तो हस्बैंड एंड वाइफ ही बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कल को इफ दे डिसाइड दे वांट टू एक्सपैंड देयर फैमिली, बच्चे चच्चे, ये वो सारी चीजें क्योंकि साथ काम कर रहे होंगे, एक दूसरे को अकोमोडेट भी बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे। राइट राइट, जैसे ही प्लान राइट, बिल्कुल। अच्छा चले, हम भी दुआ करेंगे कि आप अपने प्लान्स में कामयाब रहे। अच्छा बेटा, आज बना क्या रहे हो? आज हम बना रहे हैं बेक चीज़ी पास्ता। नाइस। तो उसकी रेसिपी क्या है? ओके, बेक चीज़ी पास्ता की रेसिपी है। पास्ता आपको चाहिए 1 पैकेट, मक्खन चाहिए 4 खाने के चम्मच, उसके साथ मैदा 4 खाने के चम्मच, दूध 1 लीटर, चिकन क्यूब 1, उसके साथ आपने ले लेना है नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1.5 चाय का चम्मच, हेलपिनोज 2 खाने के चम्मच, जैतून 2 खाने के चम्मच, मकई स्वीट कॉर्न जो होती है वो 2 खाने के चम्मच। उसके साथ आपने बोनलेस चिकन ले लेना है आधा किलो, उसको आप मैरिनेट कर लें नमक, काली मिर्च थोड़ी से, और ग्रिल कर लें। उसके साथ हमें चाहिए पिज़्ज़ा चीज़ 200 ग्राम और ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम। अब देखिए ना, दिस साउंड्स लाइक मैक एंड चीज़, बट उसके अंदर आपने फिर वेजिटेबल्स भी डाल दी और आपने साथ में चिकन भी डाल दिया। अच्छा, बाहर के मुल्क में व्यूअर्स मैक एंड चीज़ क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि एक डब्बा मिलता है, आप उसको लेके आते हैं घर में, उसमें दूध मक्खन डालते हैं और आप उसको तैयार कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल होता है जो दोनों मियाँ बीवी बड़े वर्किंग या खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी हो। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मैंने बड़ा खाया मैक एंड चीज़, बिकॉज होता ये था कि पढ़ाई शढ़ाई से, काम शाम से फारिग होकर जब घर आती थी, वक्त ही नहीं होता था तो उसको बना लेते थे। लेकिन अगर आपने घर के लिए फैमिली में बनाना है तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि इसमें आपने सब्जियां भी डाल दी हैं, आपने इसमें चिकन भी डाल दिया, एक आपके पैन के अंदर आपकी कंप्लीट मील तैयार हो गई। एग्जैक्टली। तो तरीका क्या है? तरीका इसका ये है, सबसे पहले आपने पास्ता बॉईल कर लेना है, उसके बाद आपने अपनी वाइट सॉस प्रिपेयर करनी है। उसके लिए आपने बटर मेल्ट करना है, उसमें मैदा डाल दें, जब तक वो बबल अप करता है, उसकी आपको खुशबू आ जाती है तो उसमें आप दूध ऐड कर दें।
दूध ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह विस्क कर लें ताकि उसमें कोई लम्प्स ना फॉर्म हो। फिर जो सारे आपके स्पाइसेस हैं, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो और चिकन क्यूब, वो आप ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें। एंड पे फिर आपने जो आपके हैं हैलोपिनो, मकई और जैतून, वो डाल के मिक्स कर लेना है। चिकन आपने नमक, काली मिर्च से मैरिनेट करके उसको अलहदा ग्रिल करके उसको छोटे पीसेस करके वो भी आप इसी सॉस में ऐड कर लें। पास्ता ऐड कर लें इसमें। इसको एक ओवन सेफ डिश में फिर पोर करके इसके ऊपर आपने श्रेडेड चीज़, ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा टॉप पे ऑर्गेनो स्प्रिंकल करके आपने बेक कर लेना है इसको फॉर लाइक 10 to 12 मिनट्स। ऑसम। तो ये हमारा बहुत ही एक सिंपल सा एक डिश है, वन स्टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन, और ये सब कुछ आपके सामने यहीं पे प्रिपेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि जो लेडीज़ ये कहती हैं या जो बंदे ये कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं होता, किस तरह बनाएं, इतना वक्त लगेगा। इट्स अ क्विक डिश। जब तक आपका पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक आप अपनी बाकी सारी चीज़ें तैयार कर लें और विद इन हाफ एन आवर आपकी डिश रेडी हो जाएगी। ऑसम। सो अब कुर्रतुलैन हमारे साथ कॉल पे हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुलैन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जिगन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मुझे आज बहुत खुशी हुई आपका टॉपिक सुन के, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि तालीम और तरबियत जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बिल्कुल सही। और यही तो बात है कि बट एक बात जो कुरत हम डिस्कस करना चाहेंगे आज, मैं हम आगे अपने गेस्ट से भी ये डिस्कस करेंगे, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। आपको नहीं लगता कि हमारी टोटल तवज्जो अब तालीम पे हो गई है और तरबियत के ऊपर बॉदर ही नहीं करते पेरेंट्स? मतलब बच्चे कोई बड़ा कमरे में आया, सलाम किया है, अगर कोई आ गया है रूम के अंदर तो खड़े हो जाना और उनको अपनी सीट ऑफर करना, जाते हुए खुदाफिज गलती हो गई तो सॉरी, ये बेसिक चीज़ें जो हैं बच्चों को आजकल नहीं आती। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे फैमिली सिस्टम में भी और वैसे भी सोशल कॉन्सेप्ट में भी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके अंदर इस चीज़ की समझ काफ़ी हद तक कम है कि अगर हमारे से गलती हो गई है तो हमें आगे बढ़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या अगर हमें किसी बात पे बड़े समझा रहे हैं तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। नॉर्मली यूथ ये समझती है कि बस हम जो कह रहे हैं वो सही है भाई, बट देखिए यूथ जो है वो पहले बच्चे थे, राइट? बिल्कुल, यूथ पहले बच्चे थे। उन बच्चों की तरबियत तो माँ बाप नहीं करनी है ना, किसी ने बाहर से तो आके करनी नहीं है। उन बच्चों को सिर्फ ये कहा जाता है तुम अपनी पढ़ाई फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो ऐसा ही है। ये वाले जो इश्यूज है ना, ये मुझे ज़रा थोड़ा सा कंसर्न करते हैं कि नो डाउट तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर तरबियत कहाँ गई? एग्जैक्टली और अनफॉर्चुनेटली जुगन, जब उनसे कहा जाता है कि आप अपनी तालीम पे फोकस करें, और एक बहुत कॉमन सेंटेंस उनको बोला जाता है कि अपने काम से काम रखो, कि हम उनका ओपिनियन सुनना भी नहीं चाहते। अक्सर बच्चों को एक बात पे भी स्नब कर दिया जाता है, क्योंकि तरबियत में हम उनको सिखाते नहीं है कि अगर आपने अपना पॉइंट रखना भी है तो वो आप तमीज़ के दायरे में रहते हुए कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बच्चों की बचपन से ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो जब बड़े होके थोड़े से आउटस्पोकन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब ये बदतमीज हो गए। बदतमीज भी देखें, ये एक स्टेज के बाद ठीक है, हम कहते हैं कि यार 30 साल का है, उसको तो तमीज़ आ जानी चाहिए थी अभी तक दुनिया में, लेकिन जब 16, 17, 18 साल के बच्चे ऊंच नीच करते हैं ना, तो एक नज़र इंसान ज़रूर, थैंक यू सो मच कुर्रतुलैन हमें कॉल करने का, अपनी फीडबैक देने का, एक दफ़ा इंसान के जहन से ये बात ज़रूर गुजरती है कि यार इसके माँ बाप कौन है, ये इतना रूड क्यों बात कर रहा है। मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और वो अक्सर, बल्कि अब पब्लिक फोरम्स पे भी ये बात जाके करती हैं कि भाई मैंने अपने उनका, क्योंकि एक ही बेटा था, अपने बेटे की एजुकेशन पे इतना फोकस किया, बस मुझे ये था कि ये कोई इसको स्कॉलरशिप मिले, ये बाहर जाके पढ़े, सारा कुछ करे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी तरबियत पे बिल्कुल फोकस नहीं किया और हर वक्त उसको डांट पिट रही होती थी, पढ़ो पढ़ो, फोकस करो। वो बेचारा इतना चिढ़ गया अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से, कि अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी अपनी फैमिली के साथ कोई अब कनेक्ट नहीं रहा। सो बैलेंस में आना रवि ज़िंदगी में एक बहुत अहम चीज़ है। और ख़ैर, हमारे एक्सपर्ट्स अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तालीम और तरबियत का ये जो एक बैलेंस है, इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है तालीम और तरबियत और उसकी अहमियत।
और ये तो हम जानते हैं कि दोनों चीज़ों की बड़ी अहमियत है, बट किस लेवल पे है, और स्पेशली वो लोग जिनके बच्चे छोटे हैं और सोच रहे हैं कि यार 5 साल का, चलो 2-3 साल बाद स्कूल में डाल देंगे या फलां चीज़ बनाएंगे, अभी बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं देखा, तो इन सब चीज़ों पे हम क्लैरिटी लेंगे। हमारे साथ अब्दुल हसीब साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एक बहुत रिनाउंड स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, और वी आर वेरी वेरी लकी कि आज इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम सर। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है जहांरा राना ने, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एक्चुअली साइकोथेरेपिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले भी आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है हमारे थ्रू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग यू आर मोस्ट वेलकम जुकन। और अब बढ़ते हैं खुबैब क़यानी की तरफ, जो बिल्कुल एक, जो कहते हैं ना, मोर देन साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, इस वक्त खुद मॉडल लग रहे हैं, फुल तैयार होकर आए हुए हैं, लुकिंग वेरी वेरी नाइस। एंड बाय द वे ही इज़ ऑल्सो करंटली कंट्रीब्यूटिंग एज डायरेक्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, तो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, बट बाय पैशन ट्रेनर भी हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक एट हैंड। सर, तालीम क्यों ज़रूरी है? तालीम बेसिकली इंसान चूँकि एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल को इस सोसाइटी में अपने आप को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में अपने आप को वाज़े करने के लिए कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों वो दुनिया में आया है, तालीम का सबसे ज़्यादा रोल है। तालीम सबसे ज़्यादा बुनियादी हक़ है हमारे रिलीजन्स में भी और दुनिया के तमाम रिलीजन्स में भी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने बात शुरू की थी कि तरबियत जो है वो उसका फुकदान हो गया, हमने तालीम और तरबियत को अलग कर दिया। सर, इस पे तो स्कूल्स का भी कुछ जिम्मा बनता है, क्योंकि देखिए ना, तालीम इतनी अब मुश्किल भी हो गई है। आप देखें ना सर, जब हम छोटे थे तो इतनी टफ नहीं होती थी तालीम, मतलब एजुकेशन सिस्टम्स ज़्यादा टफ हो गए हैं। जब आपकी तालीम का सिस्टम इतना टफ हो जाता है तो फिर माँ बाप को तरबियत पे फोकस करने का भी तो टाइम नहीं मिलता ना। हर वक्त अगर बच्चे पढ़ के आएँ तो घर पे ट्यूशनों से फारिग हुए तो फिर होमवर्क, मतलब मुझे बताएं बंदा क्या करे फिर? बेसिकली इसमें एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का एक पहलू है जो हम अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी फॉरम पे बात नहीं की जाती। हमारा करिकुलम, हमारा जो भी जो हमारी नॉलेज बेस है, उसको कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया गया फॉर टू डेवलप अ वेलफेयर सोसाइटी। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा तालीम की अर्ली ईयर्स में ज़रूरत नहीं होती जितनी हम तालीम बच्चे को दे देते हैं। आज की जो लेटेस्ट रिसर्च है कि 5 साल तक बच्चा जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है। 5 साल में उसके अंदर वो तमाम आदत उसकी हो जाती हैं, पुख्ता हो जाती हैं, जो कि उसको आइंदा चल के एक अच्छा इंसान या एक जो सोशल जो है वो कंट्रीब्यूटर बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ फोकस किया है अपनी क्योंकि हमारी सोसाइटी में कंपटीशन, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है कि हमारा बच्चा वो दूसरों के मुकाबले में कितना ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेके आता है, और इसी चीज़ को कैश करवाया है स्कूल्स ने और तमाम इदारों ने कि उसकी तरबियत की तरफ जो एक बुनियादी उसको सपोर्ट करनी थी वो नहीं की। और उससे बड़ा जो नुकसान, एक और बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारा जो घर का एक इंस्टीट्यूशन था, दादा दादी का, नाना नानी का, वो इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इन द लास्ट 15 ईयर्स। वो जो होता था ना कि साथ हमारे बड़े भी साथ रह रहे होते थे, छोटे भी होते थे, सारा एक जिसको जॉइंट फैमिली सिस्टम का नाम दे के उसको एक बहुत बुरी सी चीज़ लोग बना देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप सोचें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं और आप अपने इन लॉज के साथ रहते हैं या किसी का कोई एक पेरेंट साथ रहता है, तो बड़ा आसान हो जाता है फिर काम करना भी, और आपको परेशानी भी नहीं होती कि बच्चे घर पे अकेले ना हो, ये ना हो, वो ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ डे केयर का सिस्टम तो अभी इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है ना, पहले तो वो भी नहीं था। और मैं यही बात किया करता हूँ कि अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को देखना है, किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को देखना है, तो हमें उसके प्रोसेस को देखना पड़ता है। हम जो यूथ इस सोसाइटी को दे रहे हैं
हमारे स्कूल्स कॉलेजेस, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? इस तरह एनालाइज करेंगे कि आज का जो हमारा जवान है, आज का जो हमारा बच्चा है, उसका मेरे नज़दीक अपने ज़ाती तौर पर मेरी ज़ाती राय ये है और मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है उसका कोई कसूर नहीं है। हमने उसको वो प्रोसेस ही नहीं दिया जिस प्रोसेस से गुज़र के वो एक अच्छा इंसान डेवलप हो। हमें आज भी अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, बड़े इंसानों की ज़रूरत नहीं है। क्या बात कही आपने, हाउ अमेजिंग। और इसी बात को जहाना साहब आपकी तरफ लेके जाऊंगी, भाई अच्छा इंसान एक बंदा बन जाए, उसको वैसे ही इतनी दुआएं मिलेंगी कि वो बड़ा इंसान भी बन जाएगा, राइट? बट स्कूल्स में बड़ा फोकस होता था इस चीज़ में, एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास आते भी होंगे बहुत से यंग बच्चे जहाँ पे आप सोचते होंगे कि की हो गया, होता है। पेरेंट्स जिम्मेदारी स्कूल पे डाल देते हैं, स्कूल घर पे डाल देता है, करें तो क्या करें? अच्छा जुगन, जो आपने सबसे पहले बात की ना प्रोग्राम स्टार्ट होते ही कि बस हमने तालीम अलहदा और तरबियत को अलहदा कर लिया है, तो ये मुझे ऐसे लगता है जैसे बीइंग प्रोफेशनल, जैसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे इश्यूज़ लेके, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, बच्चे आते हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे इश्यूज़ के साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे हम लोग तालीम को लेके बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हम ब्रांड्स पे जाना शुरू हो गए हैं, एजुकेशन को हमने कहीं ना कहीं पे ब्रांड्स के साथ अटैच कर लिया है कि भाई फलां स्कूल में फलां बच्चा स्कूल, जाएगा ना हाँ। तो वो सेट हो जाएगा। फलां सिलेबस, फलां बुक्स, फलां कोर्स पैक, फलां एकेडमी, और जो तरबियत थी ना वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। अब बच्चों का ये है कि क्योंकि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चों को जब बताएं ना, कोई पूछे कि आपका बेटा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है, तो हम बता सकें कि फ़लाना स्कूल सिस्टम, फ़लानी एकेडमी और फ़लाना कोर्स और सिलेबस दे आर फॉलोइंग। अब बच्चे जो हैं ना, उन पे हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है। वी वांट स्ट्रेट एज, वी वांट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। हम चाहते हैं कि आप जो हैं वो आपका नाम हो रिगार्डिंग योर इंस्टीट्यूट। अब बच्चे ने ये चीज़ कहीं ना कहीं पे ना प्री स्कूल से लर्न की है। अब होता क्या, जब बच्चा 10, 11, 12 साल में होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है, बीइंग हैं तो हम वही ना, हमारा मतलब सोसाइटी वो है, सोशल सेटअप वो है, तो बीइंग पेरेंट्स हमें नज़र आता है यार ये तो तरबियत कहीं ना कहीं लैक कर रही है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं, आप फलाने के सामने कैसे बात की, आप उठे कैसे, ये क्या तरीका है, हम भी पढ़ते थे आप भी पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वी आर कन्फ्यूज्ड। एक बात बताऊं, कुछ सॉरी ये आपकी इस बात से ना मुझे अपना ये कुछ 2 साल पुरानी बात है। हमजा ना स्कूल से आए घर और फिर ट्यूशन पे जाने लगे, इस वक्त 14 साल के थे। ट्यूशन पे जाने लगे तो इसने ना, जो घर में काम करती हैं एक बच्ची, मैंने इनको कहा हुआ कि सबको दीदी या आपा बुलाना है, तो इसने बड़ी बदतमीज़ी से बात की। मैंने सुन लिया, मैं बाहर आई, मैंने कहा ये क्या तरीका है बात करने का? मामा उनको पता है मैंने जाना है, मुझे देर हो रही है, इतना टाइम लगा रही है, अभी तक नहीं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, जहन्नुम में जाए ऐसी तालीम कि आपको ट्यूशन की इतनी टेंशन पड़ी हुई है कि आप घर वालों से बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या तरीका है आपका बात करने का? दैट्स द प्रायोरिटी। और उस दिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को घूम के कहा, मैंने कहा फैसल कहीं ये ना हो कि हम बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इतना पुश करना शुरू कर दें कि ये बेसिक तमीज़ भूल जाए। मैंने कहा आज हमजा ने ऊंची आवाज़ में बात दिस की इज व्हाट वी आर फेसिंग बाय द वे, सेम और थिंग। मतलब मैं हैरान थी। और बाद में मैंने सोचा, मैंने फैसल को कहा तो कहता तुमने फिर क्या किया? मैंने कहा मैंने फिर उस हमजा को कहा कि सॉरी करे, उसने सॉरी की, मैंने कहा सॉरी दीदी मैं, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है फिर उसने ऐसे किया नहीं। लेकिन हम ये चीज़ एक रूटीन बना देते हैं। अगर घर में आप और मैं और आप भाई और आप अपनी घर के स्टाफ से बदतमीजी करेंगे, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं करेंगे? फिर क्या फायदा इवन पीएचडी का, अगर आप इतने बदतमीज और गुस्ताख इंसान हैं कि आपको उन लोगों का अदब नहीं करना आता जो आपका सारा दिन ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाट्स द पॉइंट देन? कल एक पेरेंट्स जो मेरे पास आई तो मैंने कहा आपने इसको पहले क्यों नहीं मना किया, व्हेन ही वाज लाइक डूइंग दिस, शुरू से बिहेवियर इश्यूज हैं। एंड दे रिप्लाइड, जो कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, दे सेड कि जी मैम एक्चुअली पढ़ाई में बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये चीज़ें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। यानी हमारे नज़दीक कहीं ना कहीं पे तरबियत और तालीम में डिफरेंस है, हम बहुत ज़्यादा है। और अफसोस इस बात का होता है कि हम पूरा मलबा जो है, तो कहते हैं कि सारा दिन बच्चा स्कूल पे होता है तो स्कूल वाले करें। आप जो आधा घंटा भी अपने बच्चे को दे देंगे ना टाइम, बल्कि मैं क्या बात कर रही हूँ, जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो इन्हीं मामलात के साथ डील करते हैं, उनसे पूछते। जी कुबैर जी, मेरा ख्याल है कि जो तरबियत का एलिमेंट है ना, इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि स्कूल टाइप की कोई चीज़ है,
कि आप बैठेंगे बात करेंगे तो तरबियत हो जाएगी। तरबियत जो है वो माँ बाप बड़े घर में जितने भी मौजूद हैं वो किस तरीके की रोल मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चे के सामने या बच्ची के सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर वो नहीं हो रहा होगा तो बातें करना जो है हम शुरू से पढ़ाते हैं कि सच बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं, लेकिन अगर हम उनको मॉडल नहीं कर रहे होंगे बच्चे कभी भी नहीं करेंगे उसको। तो बच्चों के साथ एक और चीज़ जो है वो ये है कि हम जब बात करते हैं बच्चों की तरबियत के ऊपर तो हमें ये लगता है कि हम बात करते हुए ना वो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो फिर मैंने उसको ये सख्त बातें बच्चों के बारे में नहीं करनी चाहिए। दे आर यंग एंड दे हैव दिस स्पेस जिसमें उनको गलती करनी है और हमें उनकी गलतियों को कंपैशनेटली देखना चाहिए, समझना चाहिए। बीइंग एन एल्डर जो कि चीज़ों को समझता है, लाइफ को समझता है, हमें अच्छे तरीके से उनको जो है सपोर्ट फ्राहम करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के हम जो है वो बहुत उनसे कहें कि ये गलती आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, गलती दोहराना जो है एक बच्चे को उस पर डेफिनेटली हमें गुस्सा करना चाहिए। हर बच्चे की पर्सनैलिटी फ़र्क होती है, मेरे सारे बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, जैसे आप बिहेवियर प्रॉब्लम्स की बात करनी थी मैम, कि अगर एक बच्चा जो है वो लड़ाका सा है, फिजिकली बहुत लड़ाई करता है, बच्चियां भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो बहुत अग्रेसिव होती हैं। अच्छा, तो फिर आप उनके साथ अग्रेसिव खेल ना खेलें और उनको कराटे क्लास में डाल दें या किसी मार्शल आर्ट्स की क्लास में डाल दें या जिम्नास्टिक्स, ताकि उनकी फिजिकल एनर्जी वहाँ पे निकले। और जो हाथापाई वाला एलिमेंट है, अगर अब्बू जो हैं वो कुश्ती कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, तो उसको तो पता चलेगा कि यार ये बड़ी फन की चीज़ है, वो उसके अंदर आदत पड़ गई। अब आगे जाके जब वो स्कूल में जाके सर किसी बच्चे को 2 चपेड़े लगा देगा या मुक्के मार देगा, तो फिर प्रिंसिपल को तो उसको करना पड़ेगा ना रिप्रिमांड। देखिए ये जो है ना ये जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हर बच्चे का एक फ़्लो होता है। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ पाया हूँ कि हर बच्चे की तबीयत का या पर्सनैलिटी का एक फ़्लो होता है और हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। वो एक्टिविटीज़ जो हैं जब हम किसी क्लब में डालते हैं, जब हम इवन फाइट क्लब में किसी बच्चे को डालते हैं, वहाँ पे जो ये फाइटिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर हम उनको बताते हैं कि फाइटिंग इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलवेज फॉर डिफेंस। ऐसा नहीं होता कि आप उसको लड़ाई के लिए इन इस्तेमाल क्लासेस करें। में यही तो होता है, जब आप कराटे क्लास में डालते हैं तो सबसे पहले वो डिसिप्लिन की बात करते हैं और सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। मार्शल आर्ट्स में कभी ये नहीं कहा जाता कि जाओ मारो, वो कहते हैं 1 मिनट, अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है या अपनी बॉडी को डेवलप करना है, आपने असल में उनकी एक्सेस एनर्जी को बाहर निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन वही बात आ जाती है कि तालीम है हर फील्ड में और साथ ही तरबियत इन्वॉल्व है उसके। बिल्कुल जी मैडम, इसके आप और फिर अलावा सर भी आपके पास। इसके अलावा भी अगर आप देखें ना, एक तो फिजिकल एग्रेशन होता है ना, नेचुरली बच्चों में होता है, लड़कों में स्पेशली ज़्यादा होता है, एक उसकी एक सर्टन एज होती है, उसके बाद वो खुद से चैनलाइज हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज देखते हैं जो कि तरबियत से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जैसे बुलिंग करना, बच्चों को बॉडी शेमिंग करना, ठीक है, गलत नामों से बुलाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी में बच्चे होते हैं, अपने आप को बड़ा हाई फील कराना, दूसरे को लेट डाउन करना, ये वो छोटे छोटे से बिहेवियरल इश्यूज हैं जो डेली रूटीन में देखने में आते हैं। लेकिन मैम इसके पीछे भी कोई स्टोरी होती है ना। एग्जैक्टली। अब सर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो माँ घर पे या बाप या जो भी घर के बड़े हैं वो घूम के कहेंगे कि हाय हाय कितनी वो मोटी है, आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा वो बात सुन रहा है? ऑब्वियसली। और वो स्कूल जाके जब किसी बच्चे को हेल्थियर साइड पे देखेगा तो इसी तरह का कमेंट पास करेगा, बॉडी शेमिंग करेगा। यही तो तरबियत है जुगन। और तू मेरा बेटा शहजादा, मेरा बेटा जो करना चाहता है उसको करने दो। घर पे आपने ये बात कह दी, अब वो कहेगा शहजादा मैं इधर तो शहजादा मैं स्कूल में भी हूँ, चलो जाके स्कूल में किसी को कुट झाड़ते हैं। यू सी, अपनी सबसे पहले तो अपनी, जिस दिन आपने फैसला कर लिया ना कि बच्चा अब आप लोगों ने पैदा करना है एज अ कपल, तो प्लीज़ इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि सबसे पहले आपने अपनी तरबियत को रिफ्रेश करना है, फिर आपने अपने बच्चों को तरबियत की तरफ लेके जाना है। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो सर जिस तरह सर ने बात की है वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हमारे दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे उनका जो रोल है वो आप देखिए कि पिछले 10 सालों में कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स रहे, फिर कोरोना के मसाइल शुरू हो गए, तो बच्चों को हमने महदूद कर दिया कमरों तक। सर लेकिन स्पोर्ट्स की क्लास बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है हफ्ते में 1 दफ़ा होती है स्कूल में। नहीं, वो स्कूल में अगर कोई स्कूलों में जिस स्कूलों में हम पढ़े हैं उनके पास ग्राउंड्स थे, उन स्कूलों उनके पास सारा बंदा सारी ब्रेकें भी ग्राउंड में गुजारता था और एक क्लास भी होती थी, पूरी स्पोर्ट्स भी होती थी। अब आजकल जो हालात चल रहे हैं स्कूलों के और आजकल जो पेरेंट्स इस चीज़ कमरों में बनाए हुए कमरों में स्कूल बने और उसके बाद ये रिज़ल्ट निकल रहा है कि बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है। जो एंगर बच्चों के पास एडोलेसेंस में आता है वो कहाँ निकलना है उनका। और अब हम देखते हैं, मैं तो पिछले 15 साल से ये चीज़ डील कर रहा हूँ कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो बच्चा एक्टिविटीज़ में अच्छा है,
उसका बिहेवियर इशू भी अच्छा है क्योंकि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाती है। बिल्कुल। स्कूल का रोल उसको एक सर्टन, स्कूल में बच्चा 8 घंटे रहता है, 8 घंटे में हमारे तमाम स्कूल्स मैं समझता हूँ ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छा इंसान बना के बाहर निकालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जो कुछ हम उसे सिखा के भेज रहे होते हैं बाकी 16 घंटे में वो सब कुछ। सर एक सेकेंड, 8 घंटे आपने कहा स्कूल के हो गए, 8 चले बच्चे को तो 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, 10 घंटे हो गए वो, ठीक है ना, तो 10 और 6 आप अपने 8 अपने ऐड कर लें तो हमारे पास 6 घंटे रह गए जी, घर पे। अब उन 6 घंटों में अगर 3 घंटे बच्चे ने होमवर्क करना है और पढ़ाई करनी है तो मुझे बताइए सर कि बच्चा स्पोर्ट्स कैसे खेलेगा। तो थोड़ी सी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इल्तिजा करती हूँ सब स्कूल से, सिर्फ आपसे नहीं सर, ये तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए ना, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो कह रहे हैं ना कि डोंट किल द मैसेंजर, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि देखिए अगर बच्चों ने सारा दिन स्कूल में गुजारना है, उसके बाद सारी शाम उन्होंने पढ़ते हुए गुजारना है, कहीं पे बीच में आधे घंटे के लिए घर के करीब पार्क ले जाएं, घर के अंदर ही कोई ऐसी एक्टिविटी रख लें, कोई भाग दौड़, कोई ऐसी चीज़ ताकि वो जो एक आपके अंदर सारा दिन कमरों में बैठ बैठ के किताबें देख देख के और फिर जो बाकी के 6 घंटे मिलते हैं घर पे, आई एम सॉरी, अगर 3 घंटे बच्चा पढ़ रहा है तो बाकी के 3 घंटे मजाल है कि बच्चा फ़ोन की, अपनी किसी गेम की या अपनी किसी डिवाइस की जान छोड़े। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद एनी जैदी ने। अब आप इनको ऑब्वियसली एज अ सिंगर जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, बहुत से ड्रामों के OSTs गाए हैं, इंडिपेंडेंट उन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनी खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं और एक माँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, क्या हाल है? हमेशा की तरफ फिट। अच्छा, हमने एक्चुअली इनको नेक्स्ट स्लॉट में बिठाना था, फिर मुझे ख्याल आया कि वी हैव गॉट अनदर पर्सन जो बच्चों की अर्ली ईयर्स की एजुकेशन का इनके पास अपना भी इन्होंने खुद खोला हुआ है एक सेटअप। सो बात ये कि व्हाई नॉट गेट हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल टू मेक इट अ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। एनी तालीम और तरबियत की बात हो रही है, आप अभी सुन भी रहे थे, सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि भाई 8 घंटे बच्चे स्कूल में गुजारते हैं, जिस पर मैंने गिला ये किया कि भाई ठीक है 8 घंटे अगर बच्चे स्कूल में गुजारते हैं तो क्या ज़्यादा फोकस हमारे बच्चों की तरबियत पे स्कूल्स में नहीं होना चाहिए और स्पोर्ट्स और इन एक्टिविटीज़ पे? आप क्या कहें? मुझे ये लगता है जुगन के सबसे पहले उनके एथिकल वैल्यूज़, एम्पैथी और सिंपैथी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, हमारे अपने लिए भी। तो जब हम खुद घर में बच्चों की, और एक तो नेगेटिविटी बच्चों में बहुत ज़्यादा हम खुद ही इंड्यूस कर रहे हैं। फलाना, आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, मैं सुन रही थी कि हम जब घर में कहते हैं वो फलानी आंटी कितनी अजीब सी हैं, ये फलाना क्यों आ गया, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। हाय हाय, उसको देखो वो व्हीलचेयर में है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अच्छा, अगली बार बच्चा जब किसी भी बंदे को डिफरेंटली एबल्ड को देखेगा, किसी को व्हीलचेयर में देखेगा तो बच्चे इस तरह करके घूरेगा, फिर आप माँ बाप पर मार रहे होते हैं कि ना करो ना करो। भाई आपने जब खुद घर पे एक इस तरह की बात की है तो बच्चा वो नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों में मैं अभी सबसे ज़्यादा चीज़ें देख रही हूँ, छोटे छोटे 3.5-4 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, इतनी एग्रेशन, इतना स्टबर्न नेचर है। अगर आप कहना से सॉरी टू हिम या हर, नो टीचर, वाई? उनको अगर मैं बहुत पोलाइटली डील करती हूँ, मैं कही यू आर सच अ गुड गर्ल, डोंट बिहेव लाइक दिस, तो अगर आप समझा रहे हैं बच्चों को 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, इसका मतलब ये कि घर में जो तरबियत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है वो है तरबियत, और घर के अंदर एग्जैक्टली बड़ा घर के important। अंदर। अच्छा सर, अब लेट्स कम टू द सोल्यूशन। हम लोग करें तो क्या करें? देखिए माँ बाप काम भी कर रहे हैं, आपको पता है ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड के बगैर अब गुजारा बड़ा मुश्किल है बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। ना काम करें दोनों घर वाले, मियाँ और बीवी दोनों, या घर में जो मैक्सिमम लोग हैं वो, तो फिर गुजारे भी नहीं चलते। और अगर गुजारे चल जाते हैं तो फिर बच्चों के फ्यूचर के बारे में जब आप सोचते हैं कि अगर बच्चे के बड़े अच्छे मार्क्स आए, कहीं दाखिला हो गया, कुछ स्कॉलरशिप मिल गई, डॉलरों में पाउंड्स में जब पैसे कवर करने पड़ते हैं मुश्किल हो जाता है। तो सर करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें हल बताएं, क्योंकि जब कहते हैं ना फिर घर बैठ जाओ, तो फिर घर बैठते हैं तो फिर बच्चों को पढ़ाएं कहाँ से? जी सबसे सर। पहले तो हमें इसको एक स्टेट लेवल पे और सोशल लेवल पे एक प्रॉब्लम मानना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हम डिनाइल की फेज़ में। नंबर 2, हमें इस पे एक थिंक टैंक डेवलप करना चाहिए जो हमारे करिकुलम को का एक रिव्यू करे
और देखें कि कहाँ पर हमने तरबियत के तमाम जो पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखा और कहाँ नहीं रखा, कहाँ हमने उनको इग्नोर कर दिया। और जिस तरह मैडम कह रही थी कि अर्ली ईयर्स से, मैं भी अर्ली ईयर्स के साथ बहुत अरसा मैंने गुजारा है। अर्ली ईयर्स सबसे पहली स्टेज है जो बच्चे को, मैंने जिस तरह कहा कि 5 साल तक बच्चे की पूरी डेवलप उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो हम अर्ली ईयर्स में क्या करवा रहे हैं? हम उसे पहाड़े याद करवा रहे हैं, हम उसे डिक्टेशन करवा रहे हैं, हम स्पेलिंग याद करवा रहे हैं। हम उसे ये नहीं बता रहे ना स्कूल में ना घर में कि डस्टबिन का क्या कल्चर, क्या ज़रूरत है, हमसाए की बात सर पॉइंट आउट की है, क्या हमसाए की इम्पोर्टेंस है, क्या सड़क पे चलते हुए दूसरे इंसान की क्या इंपॉर्टेंस है, पैदल चलने वालों का क्या राइट है, साइकिल पे चलने वाले जो हैं वो बुरे लोग नहीं होते। बाहर आप 5-7 साल के बच्चे को अगर पूछे ना कि बेटा हमें अपनी एनवायरनमेंट का कैसे ख्याल रखना है, जी, तो वो आपको मतलब पोल्यूशन, आलूदगी के बारे में भी बताएंगे, वो आपको नॉइज़ पोल्यूशन भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे एयर पोल्यूशन क्या होती है, वो आपको ये भी बताएंगे कि जो इर्द गिर्द गंद होता है पानी में किस किस्म की, वो आपको हर चीज़ बता देंगे। हमारे बच्चों से आलूदगी का पूछो, उनको कख नहीं पता होता, इसलिए कि खुद चीज़ें फेंक रहे होते हैं। हमने उनको खुद कभी इस तरफ मोटिवेट नहीं किया ना। और वो मोटिवेट कैसे होंगे जब हम इसको एज ए नेशन, स्टेट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर हम इसको एक प्रॉब्लम डिक्लेयर करेंगे। और जिस तरह पोलियो की मुहिम होती है, हेपेटाइटिस की होती है, जब इन सब बीमारियों के लिए हम करते हैं तो इसको भी एक इलनेस के तौर पे हम डील करेंगे। क्या बात है। तो उसके बाद चल के हम ये देखेंगे कि अगले 5 सालों के बाद हम कोई ऐसी सोसाइटी डेवलप करने की पोजीशन में है जहाँ पर हम अच्छे इंसान जो है वो सोसाइटी को दे रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। मैडम आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके पास बहुत सी सजेशन होती हैं और वो जो साथ बैठे हैं उनके दिमाग में 50 चीज़ें मुझे नजर आ रहा है कि चल रही हैं। अच्छा जुगन, देखिए पहले तो पेरेंट्स सबसे पहले जो कि प्राइमरी दरसगाह जिसे हम कहते हैं ना, उनको प्लीज़ कॉम्प्लेक्स से निकलने की बड़ी ज़रूरत है। बच्चा पैदा होते साथ जो वो इंस्टीट्यूट का सोचना शुरू कर देते हैं ना, इसको मैंने यहाँ डालना है और ये बनाना है, इस सोच से निकलना। प्रेगनेंसी में खवातीन पहले से ही नाम जाके डाल आती हैं कि भाई इस जगह पे, क्योंकि जगह भी नहीं मिलती ना आजकल, तो वो जाके पहले से ही वो कर देते हैं। उनको ये ज्यादा टेंशन होती है कि यार दाखिला हो जाए, चलो हम जाके मिल आए। मतलब 6 मंथ्स आप एक्सपेक्टिंग है, आपका क्या बनता है जाके आप ये काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक तो इस कॉम्प्लेक्स से निकलें, दूसरा प्रायोरिटाइज करें कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी। सिर्फ फ़ी पे कर देना और बच्चे को स्कूल छोड़ाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। स्कूल वालों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो फिर एक अलहदा डिबेट है कि उन्होंने तालीम के साथ तरबियत भी देनी है, जो कि हमें हमारे असातिज़ा ने दी है या हमारे माँ बाप ने। हमारी नानियाँ दादियाँ कोई PhD नहीं थी, स्कूल्स में नहीं गई थी, बट देवर लाइक स्टिल हम उनकी एग्जांपल्स देते हैं जितने वेल मैनेड हमारे बुजुर्ग थे। अब स्कूल पे एक अलहदा डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट घर में, जिसको हम ओरल स्टेज कहते हैं साइकोलॉजी में बच्चे की, उस ओरल स्टेज पे एटलीस्ट, क्योंकि चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, आप उस पर जो लिखेंगे वो वही करेगा, उसकी परफॉर्मेंस वही होगी, वो वही बोलेगा। बट देखिए ना, सोच भी तो बदल गई है जान। आजकल देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो मुहिमें चल रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन मेरी नानो कहती थी हमेशा, एक चुप 100 सुख, कि भाई अगर एक चीज़ ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है तो चुप हो जाओ। एक बंदा चुप हो जाता है, मसला हल हो जाता है। और दूसरी बात कि भाई एक चुप 100 सुख, कि भाई आप इस तरह की बातें करें ही ना जिसपे बाद में आपकी पकड़ो, झूठ ना बोलें, किसी से बदतमीजी ना करें, चुप हो जाएं। अब आजकल हम बच्चों को ये कहते हैं, तुम्हें किसी ने ये जाके जवाब दो वापस, बल्कि एक झांपड़ लगा देना। भाई हम क्या कर रहे हैं? हमने बच्चे आगे दुनिया में, हमने आगे से एक इंटेलिजेंट यूथ देनी है दुनिया को, या हमने क्रिमिनल्स पैदा करने हैं? अच्छा जुगन, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे असर्टिवनेस कहते हैं ना। अब देखिए, ये एक बहुत सबमिसिव बिहेवियर होता है, एक बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एक मिडिल वे होता है। ढूंढ दो यार। बीच के रास्ते में असर्टिवनेस होती है, जहाँ पे ना तो आपने ये कहना है कि झांपड़ लगा के, और ना आपने ये कहना है कि एक चुप। अच्छा। क्योंकि एक चुप में दूसरी पार्टी जो है, हो सकता है उसने लर्न एग्रेशन किया है। तो जो एक सबमिसिव बिहेवियर है, जिस पे हम उसको चुप कराएंगे, तो एट टाइम बच्चा चुप लेके बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज का भी शिकार हो जाता है। जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ डेली रूटीन में, ऑब्जर्व करती हूँ, तो आपने एक असर्टिवनेस बच्चे को सिखानी है। से नो टू नो, गलत को गलत कहें, बट हाउ टू से नो टू नो, ठीक है, तरीके से, एक तरीके से। मतलब जिस तरह मैंने एक कपल को कहा कि आपने टेबल टॉक करनी है, और जब भी बातचीत हो तो टेबल टॉक करें, और उसके बाद आप चीज़ों को अगर नहीं एंड हो रहा तो आप उनको वहाँ पे होल्ड करें। और उसके बाद अब मुझे फ़ोन आया कि आपने टेबल टॉक कहा था मैडम, वो जब उठे उन्होंने इतनी ज़ोर से टेबल बजाई और दरवाज़ा बैंग किया और वो गए, ये गए। दिस इज़ नॉट द टेबल टॉक। बेसिकली असर्टिवनेस इज कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कहना है, यू लैंग्वेज नहीं। आप बच्चे में ये सिखाएं कि बेटा यू लैंग्वेज कुछ नहीं होती,
तुमने ये किया, तुम गलत हो, टीचर गलत है, दोस्त गलत है, क्लास गलत है, वी लैंग्वेज होती है, हमने ये करना है, हम गलत थे, हमने ये बहुत प्राइमरी लेवल से हमें बच्चों की तरबियत में चीज़ें शामिल करना पड़ेंगी। अब जैसे आपने खुद ही कहा ना पहले कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला, आप लकी हैं जो दे आर हैविंग जॉइंट फैमिली सिस्टम, अदरवाइज सब मदर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्वालिटी टाइम देना है। क्वांटिटी टाइम जो है वो हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट ड्राइव, जैसे आप जा रही हैं स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आप पूछें, बच्चे को बुलाएं, बच्चा शेयरिंग कर रहा था, माँ कहती है चुप करो मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, बाप कहते हैं साइड पे हो जाओ मैं सारा दिन खपा हुआ आया हूँ। आप बच्चे को सुने, एक्सप्लोर करें। भाई हर 2 मिनट के बाद बच्चों को जब परे कर देंगे हाँ। तो फिर वही चीज़ जब वो स्कूल जाएगा बच्चा और टीचर कहेगा बेटा इधर आओ मेरी बात सुनो, नो, फिर बंदा कहता है यार ये क्या है, वो उधर की उठाई हुई चीज़ इधर ले आता है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन पैदा तो माँ बाप ने की है, असातिज़ा जो है वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, और माँ बाप देखिए एक स्टेज के बाद जो है आप ज़रूर कह सकते हैं स्कूल को कि जी हमने तो बच्चा भेजा था, बिल्कुल धीमा था, बिल्कुल वो था, आपके स्कूल को ज्वाइन करके उसने इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने भेजा ही, जिसको बचपन में कहा जाता है, मेरी अम्मी के साथ कहती थी ये जो जांगलूस हमने पैदा किए, आप भेजेंगे ही जांगलूस तो वो फिर हरकतें भी जंगली वाली करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर पेरेंट कोऑर्डिनेशन, हाँ दिस इज़ वेरी मच लाइक, मैं अपनी बेटी, शी वॉज नॉट वेरी सोशल, और उसके अंदर जो बहुत अच्छा चेंज आया पॉजिटिव, वो स्कूल से आया। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो, लेकिन आपकी कोऑर्डिनेशन, जैसे जैसे मैं टीचर को फीडबैक देती थी, टीचर्स ने उसी चीज़ पे काम किया और वो रिजल्ट मेरे सामने है। आप डाले ही ना स्कूल में कि बस बैग गेट पे छोड़ा और आप बस फारिग है। और दूसरी बात, टीचर नो डाउट आप एक फ़ी पे करते हैं और उस फ़ी से टीचर्स की भी फ़ीस निकलती है, लेकिन आप टीचर्स को जो असातिज़ा हैं स्कूल्स के, आप उनको ओन नहीं करते। अगर आपने 4 लाख रुपए भी महीने की फ़ीस दे रहे हैं, वैसे तो आई डोंट नो एनी प्लेस जिधर 4 लाख है, बट चले 4 लाख रुपए भी आप फ़ीस दे रहे हैं पर मंथ, आपको ये राइट नहीं है कि आप टीचर से बदतमीजी करें या बच्चों के सामने टीचर को पुट डाउन करें, या मतलब एक तो होता है ना, मैंने अक्सर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस पे देखा है कि सर आपको पता ही होगा कि टीचर माँ बाप आके गुस्ताखी इतनी करते हैं टीचर से, प्रिंसिपल से, बंदा हैरान हो जाता है कि यार आप खुद जो पेरेंट्स साथ गए हुए थे दूसरे अपने बच्चे को लेके, वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो रिस्पेक्ट तो आपने सिखानी है। जी क्या कहेंगे? जी मुझे मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग पहले सिंपल थी, अब पेरेंटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया या साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, उतनी तेज़ी से ह्यूमन विजडम जो है पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ वो डेवलप नहीं हो रहा। तो पेरेंटिंग जो है, जो हम पहले कहते थे ना कि एक ऑटोमेटिक चीज़ है, आप माँ बाप बनते हैं और बच्चों की तरबियत तालीम आपको आ जाती है, अब ऐसा नहीं है। अब तमाम माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए साल में 2 से 3 मरतबा कहीं पे कोई पेरेंटिंग कोर्स हो रहा है वहाँ पे जाएं और अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने विजडम को अपडेट करें, बिकॉज समबडी इज़ आउट देयर जो कि पेरेंटिंग के ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं, साइंटिफिक क्या चेंजेस हैं, सोशल मीडिया पे क्या चेंजेस हैं, किस तरह के प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं, एक इन और सारी चीज़ों को चीज़ पढ़ भी रहे तो है हैं ना, हमारे यहाँ बहुत यंग एज पे भी शादियाँ हो जाती जी हैं। हाँ। अब 18-19 साल की बच्ची और 20-21 साल के लड़के को कितनी को सेंस होगी कि बच्चे को कैसे लेके चलना है। तो स्पेशली अगर आपने अपने बच्चों की यंग एज पे शादी करनी है ना, और आप और उनका भी प्लान है कि फ़ौरन ही उन्होंने बेबी की तरफ जाना है और सारा कुछ, तो फिर इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम उनको तैयार भेजे दुनिया में इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। पेरेंटिंग कोर्सेज से मुराद क्या, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। सर। पेरेंटिंग के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, लगातार आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, पेरेंटिंग के नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सोशल मीडिया के जो चेंजेस आ रहे हैं वो डे बाय डे एक नए से नई ऐप आ रही है, उस नई ऐप के ऊपर जो है वो आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस आपका क्रिएट हो रहा है, मुख्तलिफ तरह के साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को रियल टाइम में पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं एंड उनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिव जॉब है, रिएक्शनरी जॉब नहीं है। रिस्पॉन्सिव जॉब का मतलब ये है कि आपको क्या चीज़ें, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को समझना है, उनको रिस्पॉन्ड करना है प्रॉपरली, और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी एक्सपर्ट इस फील्ड के अंदर हैं वो जब भी कोई कोर्स ऑफर करते हैं तो साल में 2 से 3 मरतबा लाजमन जाएँ, कोर्स देखें वहाँ पे। पेरेंटिंग पहले होती थी कि खुद से हो जाती थी, अब खुद से नहीं होती। अच्छा, बट एक दफ़ा तरबियत का एलिमेंट फॉर एग्जांपल हाथ से निकल गया, बच्चा हमारा 12-13 साल का है, हम बदतमीज़ी भी देख रहे हैं, एग्रेशन भी देख रहे हैं, और लिटरली माँ बाप सर पकड़ के बैठे हैं कि क्या करें इसका, उन माँ बाप को क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है, आपकी बच्ची जो है वो एक ऐसे स्टेज में चली गई जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन उनसे कट हो गया, ये बेसिकली एग्जैक्टली आप इस जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। करंटली मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं, 1-2 क्लाइंट हैं जहाँ पे बच्चे ने टोटली माँ बाप से कम्युनिकेशन को कट कर लिया है, और वो किसी भी टाइम पे कोई बुत बन के बच्चा माँ बाप के सामने, बाहर मिसबिहेवियर, घर के अंदर भी अजीब रवैये हो रहा है ये। और देखे जिनके घर में हो रहा है व्यूअर्स, हो गया अब तो जो होना है,
अब जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं उस चीज़ को हल करने से आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं, मसले को ही डिस्कस करते रहते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। मुझे लगता है घर में जब आप बच्चे या बच्ची को, छोटे बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो सबको एक ही एंगल से, एक ही पर्सपेक्टिव से बच्चे को अप्रोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनका काम नसीहत करना हो, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो जिनके सामने बच्चा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो, कुछ मतलब कम्युनिकेशन के जिस तरह इन्होंने एग्रेसिव, असर्टिव और पैसिव, ये तीनों रोल्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो निभा रहा होना चाहिए। Awesome. जी, जब वो निभा रहे होंगे तो फिर आपको मार्जिन मिलता है कि कहाँ से अप्रोच करना है उसको। अच्छा, मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज़रूर इस पे लेना चाहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली हर माहिर नफ्सियात का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को आगे लेके। गुड गाय एंड बैड गाय, वो जो कहते हैं ना कि अब्बा जी जो है वो उनका ये वाला रोल है, अम्मा जो है वो लाड करने वाली हैं, जो हमारे घर में भी यही सिलसिला है। अब मैं बिल्कुल ही लाड में चली गई हूँ और फैसल जो है वो ज़रा थोड़ा सा जो जब मामला फंस रहा होता है तो मैं कहती हूँ मैंने बाबा को कह देना। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए मैं ये ठीक है इस चीज़ कि के एक स्ट्रिक्ट और एक ज़रा सा ऑब्वियसली देखिए, जो कि बात ये जो बड़ा एक सो कॉल्ड सा हमारा चला हुआ है ना कि पेरेंट चाइल्ड फ्रेंडशिप, दोस्ती, मैं इसके बड़े हक में नहीं हूँ। अब मैं अगेंस्ट थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा। पेरेंट चाइल्ड एक जिसे कहते हैं ना, आपका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। पेरेंट चाइल्ड फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने में फ़र्क है। जो बच्चे बहुत आपकी छोटी रेट उम्र पे आप पैदा कर लेते हैं ना, वो फिर आपके बडीज बन जाते हैं, फिर क्योंकि वो आपके बात काबू से ये- बाहर निकल जाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। No problem. हमजा क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब पैदा हुआ, सो कख नहीं पता था और मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा बडी है। फिर आगे जाके इस बडीनेस ने जितना मुझे मरवाया ना, लोगों के सामने भी अदब, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आ रही होती। क्योंकि देखिए पेरेंट्स जो हैं, जब तक अपनी उनकी रेट इस्टेब्लिश नहीं होगी घर के अंदर, तब तक आप तरबियत में लैक करेंगे। एक जो रेट इस्टेब्लिश होती है ना, वो उसके लिए आपका एक फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट होना फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। देखिए, एक मेरी आपकी फ्रेंडशिप हो, लेकिन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में डिस्कशन दो अलहदा चीज़ें हैं। अगर हमारी दोस्ती हो गई है तो फिर तो हमने सारी लिमिट्स क्रॉस करनी है ना। वी हैव टू शेयर, वी हैव टू डिस्कस। मैं आपकी कुछ बाउंड्रीज भी क्रॉस करूँगी, कुछ चीज़ें भी शेयर करेंगे, कुछ मांग भी लूँगी, कुछ बात मनवा भी लूँगी। इस वजह से मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें घर में। और जो आपने कहा कि एक बंदे की दोस्त ना बच्चों का 25-30 साल की उम्र के बाद अगर आप बने ना, जब आपका बच्चा 25-30 साल का उम्र, उस पे फिर फायदा ये होता है कि 15 के बाद बने आप, 15-20 के बाद, मतलब 15 के, ताकि हाँ। एटलीस्ट वो वाला स्टेज निकल जाए जहाँ पे आप बच्चे की मोल्ड करें। सर फाइनल बात। हाँ, हमें सबको मिलकर, पेरेंट्स को, स्कूल्स को और तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर इस सारे प्रॉब्लम को बड़ी सीरियसली एड्रेस करना है और उसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना। बिल्कुल। माँ बाप स्कूल पे पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, स्कूल सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते और पेरेंट्स सारी जिम्मेदारी सोसाइटी पे नहीं डाल सकते। हम सब मिलकर इस चीज़ को अगर एक जॉइंट वेंचर्स बना के चलाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पिछले 30 सालों में आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे ये फीलिंग हो कि मुझे नाउमीदी है किसी चीज़ से। हमारे बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत बात सुनने वाले हैं, लेकिन बात करने का तरीका, बात समझाने का तरीका उनके साथ, मतलब हम एज अ प्रिंसिपल मैं बच्चों के लेसेस भी टाई करता हूँ, मैं उनके शूज़ भी पॉलिश करता हूँ, सामने बिठाता हूँ, ब्रश लेता हूँ, पॉलिश करो, क्योंकि ये एक ओनरशिप, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ये हमारा एक जो पहलू है वो हमने जुदा कर दिया है, बच्चों की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया है, जिससे टीचर से बच्चा दूर हो जाता है, पेरेंट्स से बच्चा दूर हो जाता है। बिल्कुल। बच्चे की सारी तैयारी जो है वो मेड कर रही है, मुलाजम कर रहे हैं, और उसके बाद जब स्कूल पहुंचता है तो उसको टीचर से भी शायद वो मोहब्बत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी, जो हमें मिला करती थी हमारी। मैं बच्चों की टाइज भी ठीक करता हूँ, मैं उनको टाई बांधना भी सिखाता हूँ, मैं उनको लेसेस बांधना भी सिखाता हूँ, और फिर जब उन्हें रोकना है तो रोक भी देता हूँ कि काम गलत हो रहा है। बिकॉज उनको पता है, वो आपको ट्रस्ट करते हैं। जी, मुझसे क्योंकि प्यार उनको करते पता है हैं। कि ये मुझे प्यार करते हैं। व्यूअर्स, अल्टीमेटली हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप गलत है, हम नहीं कह रहे स्कूल गलत है, हम नहीं कह रहे माशरा गलत है, लेकिन माशरे पे तो बात थर्ड स्टेज पे जाती है। सबसे पहले हमारी माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं और स्कूल की हैं, और अगर हम इस तरह करके चलेंगे ना तो फिर जो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी ना, उसका फिर कोई निमुल बदल नहीं होगा। सो बच्चे को रेज़ करना, अंग्रेज़ी में कहते हैं टेक्स अ विलेज, तो फिर अपने विलेज को ओन करें और उनके साथ ताउन करके आगे बढ़े। थैंक यू सो मच टू आवर ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच फॉर And, इनवाइटिंग अस।
एनी हमारे साथ रहेंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एनी के सॉन्ग से ही वापस आएंगे। मैंने कहा ये वाली बात ज़रूरी थी, इसमें भी इसको हम डाल देंगे और फिर सॉन्ग से वापस आएंगे और कुछ फैशन पे भी बातचीत होगी ब्रेक के बाद। क्या बात है, ब्यूटीफुल 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 एनी जैदी ना सिर्फ एक बहुत इंटेलिजेंट यंग लेडी हैं लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी हैं। और अब उनके साथ साथ मुलाकात तो हमने करवानी है एक हसीना से जिनके बार बार क्लोज आ रहे थे। मैंने कहा ये कुछ हमारी फेवरेट सी मुझे लग रही है। मैं बात कर रही हूँ ब्रिलियंट हिना सलमान की, जो खुद भी एक ब्रिलियंट फैशन डिज़ाइनर हैं, इतने अमेजिंग टिप्स देती हैं अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे। मैंने कहा जरा है ना इतने आके तो जरा ऑन एयर भी टिप्स देना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा है ना, लास्ट टाइम जब कुछ अर्सा पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने आपने जो खुद क्लचेस बनाए थे उन पे बात की, कुछ शूज़ पे, कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ों पे हमने डिस्कशन की। आज मैं चाहती थी कि हमें भी बता दें और हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि ट्रेंडिंग में आजकल क्या चीज़ें जा रही हैं, स्पेसिफिकली बैग्स। सही है। क्योंकि एक ज़माना होता था बस्ते होते थे बड़े बड़े, जो मुझे अभी भी बड़े पसंद है। आई एम सॉरी, शायद मैं बहुत पुरानी हूँ, लेकिन मॉम्स, वर्किंग लेडीज़ को थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है बड़े बैग्स की। लेकिन जब बाहर जाना होता है तो फिर आपके पास कुछ नहीं होता कैरी करने के लिए, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एहसन अब्बास से भी मिलना ज़रूरी है। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर हैं और अगर आप मतलब एक तो इनको विरसे में भी ये टैलेंट मिला है माशाल्लाह से, बट उसके अलावा भी एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे एक बात बताओ व्यूअर्स, जो लोग भी घराने से किसी घराने से बिलोंग करते हैं या जो म्यूजिकल बैकग्राउंड, वो इतने बाअदब होते हैं और शायद इसीलिए रब ताला उनको इतना बानसीब भी बनाता है। बेशक, सबसे पहले अदब सिखाया जाता है। सबसे पहले अदब। और बल्कि हम बात भी ना यही कर रहे थे, देखो यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, आई एम अ पेरेंट, मतलब हम सारे जो हैं हमारे बच्चों के साथ किसी न किसी तरीके से तो इंटरेक्शन है। तालीम और तरबियत पे बात कर रहे थे। तालीम तो किसी भी तरह जूते शूते मार के बच्चों को हम दिलवा ही देते हैं। तरबियत इंपॉर्टेंट है। तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है ना? जी बहुत ज़्यादा। बच्चे जब बड़ा होना शुरू होता है तभी सभी बड़ों का उसके ऊपर नज़र होती है और उसे बहुत सी चीज़ें वालदा बहुत सिखाती हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें अदब बहुत सिखाते हैं और सुर मेरे ख्याल से अदब के बगैर अधूरा है। अधूरा है, बिल्कुल। तो इसलिए अदब आपका करना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का, उस्ताद हो गए या किसी भी चीज़ के, जब आप अदब करते हैं तो आपको बहुत सी कामयाबियाँ अल्लाह पाक हासिल। और भाई सीधी बात है, जिस दरख्त को फल लगता है, फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ आता है। बेशक। और आप जितना ज्यादा बंदा झुका हुआ, जितना ज्यादा वो दरख्त झुका हुआ होता है उतना ज्यादा उसमें फल होता है। यानी कि याद रखें कि इस मिट्टी में वापस जाना है, बिलाशुबा। तो भूलना नहीं है इस बात को। चाहे आप कितनी भी महंगी हीले पहन ले, कितने भी महंगे जूते पहन ले, कितनी भी महंगी ज़मीन के ऊपर पैर रख लें, कितने भी फैंसी कपड़े पहन ले, एंड में जाना बेशक ज़मीन में, उसी कफन में सबने जाना है। इसलिए याद रखना है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना सिखाना है। बेशक, बाकी चीज़ें तो किस्मत से मिल ही जाती हैं। ऐसे ही। राइट? ओके, बैग्स की तरफ आना है। लेकिन मैंने हिबा को देखा काफ़ी देर से ना किचन में कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है। सॉरी, मैं ज़रा एक ये इम्पॉर्टेंट था कि जैसे ही फ्रेशली बेक्ड पास्ता अवन से निकला है आपको दिखाएं। Yes. अच्छा, अब बहुत से जो हमारे इलेक्ट्रिकल अवन्स होते हैं उनके अंदर ये एक ट्रे अवेलेबल होती है। बिल्कुल। आप ज़रूर इस ट्रे का इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखिएगा कि जब आपने इसमें कुछ सर्व करना है तो उसके लिए सर्विंग के लिए स्टील का चम्मच नहीं हमने, बट वैसे बता रही हूँ कि जैसे कि हमारा ये वाला स्पून है, राइट? जैसे कि हमारा ये वाला स्पून है, राइट? अगर हम प्लेट में सर्व करेंगे तो नो प्रॉब्लम, बट अगर हमने इसको इसी में सर्व करना है तो सॉफ्ट स्पून, चाहे वुडन स्पून या जो स्पैचुला होता है उससे करना है, जो हीट हैंडल करे। ये मैं इसलिए आके बताना चाह रही थी क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ओवन की ट्रे ही खराब हो गई। भाई ओवन की ट्रे इसलिए आपको दी गई। अब दिखाओ मुझे, मैं दिखाती हूँ कि ये जिस तरह आपने ये वाला हमारा स्टील का भी अगर हमने यूज करना है, इसको आपने स्क्रैप नहीं करना, बिल्कुल हल्के से इसको लिफ्ट कर लेना, करके आपने लिफ्ट करना है। क्योंकि जब आप इसको अंदर ज्यादा वो करेंगे ना, वो करेंगे तो उसके अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे, फिर वो नॉन स्टिक नहीं रहेगा। मैंने कहा ये आज याद करा दूं, नॉन स्टिक आप लोगों को पैन की तो सेंस है, लेकिन ये जो हमारी ये वाली डिशेस होती हैं इसके ऊपर से भी जब स्क्रैप ऑफ हो जाता है तो फिर वो बड़ा डैमेज हो जाता है, राइट? अब आप कर ले जो आपने करना है। ये बड़ा मुझे जरूरी था और मैंने कहा फ्रेश हमारा पास्ता बेक हुआ है हमारे नए अवन में, हम दिखा भी छोटी खुशियाँ। अच्छा, एक और जो छोटी सी हमारी ज़िंदगी में खुशी है वो है बैग्स।
छोटी जो कभी कभी बड़ी महंगी खुशी भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो बैग्स के बारे में क्या कहोगी? बैग्स कितने को इम्पोर्टेंट है औरत के लिए भी, और बाय द वे मेन आल्सो कैरी मैन बैग्स नाउ। दे डू Briefcase भी एक ट्रैवलिंग बड़ा bag ही बैग्स होता है। हैं, डिफरेंट बैग्स हैं, लगेज बैग्स हैं, और उसके बाद उनके बाद ब्रीफ केसेस हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बैग फॉर ऑफिस एंड स्टफ। बट ये कि बैग्स एसेसरीज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बड़ा प्लेन नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाद अगर आप चाह रही हैं कि कोई एक क्लच आप थोड़ा सा ग्लिटर में ले जाएं तो या उसको जैसे भी आपने घड़ी पहनी हुई है, यू वेयरिंग अ चीता प्रिंट घड़ी, Yeah. तो वो थोड़ा सा एक पॉप आ जाता है ना। बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कपड़े भी फ्लैशी पहने हुए तो बैग भी फ्लैशी लें। प्लेन सूट्स के साथ आजकल ट्रेंडी बैग्स लाइक ग्लिटर में बैग्स चल रहे हैं, क्लचेस चल रहे हैं, और आजकल सबसे बड़ी बात है कैरेक्टर बैग्स आपने देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी बने हुए हैं, पोलर बेयर्स बने हुए हैं। जैसे एक ही हेगा है। दिस इज लुक एट दिस इज समथिंग, वो ताश का पत्ता नहीं होता, वो बना हुआ है, इसका कार्ड बना हुआ है। सो आई रियली लाइक्ड इट। आई और जस्ट पुट इसमें इट इन by the माय way जगह भी कलेक्शन। काफी है, यानी कि आप इसके अंदर मोबाइल तो इसमें डेफिनेटली दे देखे ना, आपका सेल फोन अंदर आ जाता है आराम से इसके अंदर। ये जो एक इशू होता है और ना उसके बाद लिपस्टिक्स भी आ जाती हैं, लिपस्टिक्स आपका भी कोई आ कार्ड है, आपका आईडी कार्ड है या व्हाटएवर, वो भी आ जाता ये है। देखिए। तो दिस इज समथिंग न्यू इन ट्रेंड। ये ऐसी चीज़ है कि मुझे एकदम से क्लिक हुई तो आई जस्ट गॉट इट। और इसके अलावा शेप्स भी डिफरेंट आ गई हैं। बैग में से फोन निकाल लो, फोन ही ना चला जाए, आजकल बैगों से ज्यादा महंगे फोन हो गए हैं। हाँ जी, तो एक ये हो गया। एक तो ये स्टाइल हो गया ना, डिफरेंट है। द हार्डेस्ट जो मतलब अक्सर हार्ड केस टाइप बने होते हैं, जैसे कि आपने कहा, मैंने देखे हैं कि मतलब फेसेस भी बने हुए होते फेसेस हैं। हैं, उस पे से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसके साथ ईटरीज आ रही हैं। मैंने मिकी strawberry- माउस का देखा था, मिकी मिनी माउस का एक, मुझे इतना फिश क्यूट लगा। फिश बहुत इन हुई थी और लोग ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं क्योंकि बैग एकदम से आपको ना स्ट्राइक करते हैं बैग के ऊपर, ये क्या पकड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ पकड़ी हुई है। तो कभी कोई बोरिंग आउटफिट हो ना तो उसके साथ कुछ Please. बटर प्लीज। अगर आपने बहुत ज्यादा, जैसे कि एनी ने प्रिंट पहना हुआ है, राइट, आप प्रिंट के साथ कोई प्लेन बैग ही लें। प्लेन अच्छा और जब लगेगा। जैसे कि आपने पहना हुआ है, इट्स नॉट प्रिंटेड, मतलब इसमें वाइट और पिंक है, बट जरा म्यूटेड सा है, तो Muted इसके सा है। साथ इम्पैक्ट वाला बैग पहना जा सकता है। बिल्कुल पहना जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है एक क्लचेस तो हमारे बिल्कुल ही एक सॉर्ट ऑफ देसी जो हम कैरी करते हैं, क्लासी, नॉर्मल, इजी, वेरेबल। ईस्ट वेस्ट दोनों में आपको ये बहुत वेस्टर्न भी पहने, ईस्टर्न पहने, नॉर्मल आप कैरी कर सकते हैं। यार क्लच उसके स्ट्रैप के साथ पहनना चाहिए, हाथ में पहनना चाहिए? मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आ रही। हम जब छोटे थे तो तब यही था कि आपने अपने क्लच को जैसे कि इस तरह कर, नहीं ये नहीं, मैं जब छोटी थी तो ये सीन था, ये वाला था कि मतलब आपने ऐसे करके कैरी करना है। अब लोग अब carry ये करते वाला हैं, ट्रेंड हो गया कि carry इन्ना करते इन्ना हैं। नन्ना जो बैग जो है वो इंच करके carry क्योंकि लोग भूल भी जाते हैं अक्सर क्लचेस बैग वेडिंग्स के ऊपर लोग भूल जाते हैं टेबल्स पे। इज फॉर द यस, इवन यू कैन भुलक्कड़। क्रॉस भी कर सकते हो आप, इंच कर क्रॉस स्टाइल भी कर सकते हो। अगर आप यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, यू वांट टू हैव अ क्रॉस बैग, नहीं वो है ना, हाँ। वो क्रॉस बैग कैरी करने वाली क्रॉस बैग कैरी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इट्स नॉट फॉरगेटेबल। अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल डज। सही। शादियों पे वेटर की पूरी शामत आई होती है कि बैग कहाँ था हमारा, बैग कहाँ था हमारा, बैग कहाँ। अच्छा, तो ये तो हमने दो बैग डिस्कस करी। अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऐसन सॉन्ग भी सुना दो, क्योंकि जो लड़के शो देख रहे हैं शायद वो बैग में इतने इंटरेस्टेड ना हो, तो हमने उनको भी इंटरेस्टेड तो हम ब्रेक के बाद सॉन्ग भी सुनेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। ये सारे बैग्स हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से कलर्स किसके साथ भी जाते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत। वही कहते हैं ना, यहाँ पे पता चलता है कि किसी इंसान ने कितनी को मेहनत की है अपनी आवाज़ पे। अब यानी आई नो आप सीखते भी हो, आप रियाज भी करते हो अपनी सारी। दिस यंग मैन, ये तो मेरे ख्याल से पैदा होते ही इस बच्चे ने शुरू कर दिया था काम करना, और मैं क्या बात, आई मीन अमेजिंग अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। ऑसम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैग्स। ऐसा ना आप भी बात करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करती, लेकिन हम आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो हमने ब्लैक वाला भी डिस्कस किया और हमने ज़रा हार्ड क्लच भी डिस्कस किया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट बैग्स भी एक तरह से बहुत इन हुए थे एक ज़माने में, और अभी भी हैं। अभी भी हैं, अभी भी बहुत अब हैं। आप देखो कुछ बड़े बड़े जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने भी ट्रांसपेरेंट बैग्स बनाने शुरू कर दिए। रिसेंटली आई जस्ट लाइक दिस बैग फ्रॉम टर्की, बट लाइक वेरी मिनिमल कॉस्ट, बट आई रियली लाइक इट। ये देखिए ना, अब मतलब इसका, अब लोग कहते हैं ना कि ये जब ट्रांसपेरेंट होता है तो सारा कुछ नज़र आता है, तो ये वाला ऑप्शन बड़ा इजीली आपके पास अवेलेबल है कि आप इसके अंदर जो है अपना सारा सामान डाल सकते हैं और फिर आपकी चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। इसको टोट भी कहते हैं, इसको वो भी दूसरे बैग भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट अच्छे लगते हैं। आई थिंक
कलर से ज़्यादा कलर फ्लैशी भी हो सकते हैं। अगर आपको बहुत सा मिनिमल रखना है अपना कलर ज़्यादा पॉप आउट नहीं करना, कपड़ों का कलर बहुत ज़्यादा आपका वो है कलरफुल है, तो यू कैन यूज़ दिस बैग एज वेल। और ये देखें, और ये भी आप दोनों तरीके से कैरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, और इसको निकाल भी सकते हैं, इसके चेन को नहीं। अच्छा, ये ठीक है, ये आप अंदर के पाउच को निकाल सकते हैं, अंदर के पाउच को आप निकाल सकते हैं। तो हम अंदर के पाउच को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो अब ये देखें ना आपने, अगर अंदर के पाउच को निकालना है, जैसे कि यंगर बच्चियां जो होती हैं उनको होता है कि हम थोड़ा सा नजर आए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहे या चिपक सा गया है अपने आप को, लेकिन ये देखें, अब ये देखें ना, इट्स लवली एंड यू कैन जस्ट पुट अ फ्यू थिंग्स इन इट, अपने मोबाइल ये वो आपने डाल दिया एंड देयर यू गो। ये भी एक बैग तैयार हो गया। बैग में बैग है, वेरिएशन है ना इसमें, वेरिएशंस हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको इसको नहीं यूज करना टॉयलेटरी बैग के अंदर, यू कैन यूज एज अ मेकअप बैग, टॉयलेटरी बैग के तौर पे या व्हाटएवर आप यूज कर सकते हैं। अमेजिंग। देखिए, हर चीज़ के जो एक्स्ट्रा, वेस्ट में आप वेस्टर्न वर्ल्ड में हमेशा देखते हैं कि अगर किसी का बैग है तो उसी बैग को 4 डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करें। शूज़ की भी, बल्कि हम तीनों ने जो शूज़ पहने हुए, गर्ल्स ने, बल्कि चारों ने, वो भी मैं आपको व्यूअर्स अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। यही सोच रही थी कि हम सब ने डिफरेंट स्टाइल्स पहने हुए हैं, तो वो भी, उस पर भी डिस्कशन हो सकती है। सो अभी बताइए कि नेक्स्ट एक, अब आपको पता है थोड़े से फ्लोरेसेंट कलर्स इन हुए थे, शॉकिंग पिंक, एमरल्ड ग्रीन, डार्क कलर्स के साथ थोड़ा सा हम अगर आप प्ले करना चाह रहे हो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम माय फ्रॉम योर कलेक्शंस, और आई रियली लाइक इट बिकॉज इट हैज़ अ वॉलेट, अलग सा वॉलेट अगर आपने कैरी करना, ये भी वॉलेट बन सकता है, बैग बन सकता है। यू कैन कीप योर मनी है, यू कैन कीप योर कार्ड्स हेयर, यू कैन कैरी इट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ सुपर मार्केट और समथिंग। अगर और आप इस बैग को नॉर्मल किसी चेन के साथ भी कैरी कर सकते हैं, इसके क्लिप उतर सकते हैं। अच्छा, बैग्स आजकल ऐसे बहुत काफ़ी इसके उतर भी हैं सकते जिसका हैं। आपने क्लिप उतार दिया, ठीक है। अब आपने अगर इसके हुक्स उतार दिए ना, तो ये आपका बैग जो है बहुत ही जो है क्लच हो जाएगा, क्लच भी हो जाएगा। अच्छा, इसके 2-3 स्टाइल है बाय द वे, ये सिर्फ क्लच नहीं हो जाएगा। इसको अगर हम वो करना चाहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू टर्न इट इनटू ये जो इसका स्ट्रैप है, हम इसके सिर्फ स्ट्रैप को भी अगर यूज़ करना चाहते हैं ना, ये ज़रा आप पकड़ो ना, मैं ज़रा इनको दिखाती हूँ। ये हो गया, ये आपका बन गया इस तरह से क्लच, ठीक है। अगर आपने इसको क्लच की तरह कैरी करना है तो आप क्लच की तरह कैरी करें, और अगर आपने इसका ये वाला स्ट्रैप साथ लगाना है तो ये भी अच्छा कि इजीली आपके पकड़ा जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप भूले ना। नहीं, मैंने तो और आप हाथ में रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोग इस अच्छा, यू कैन यूज दिस एज अ बेल्ट व्हेन यू वांट टू वेयर एन आउटफिट, बिल्कुल। और आप इसको बेल्ट के तौर पे करके यहाँ से आप इसको हुक कर दें, जितना भी आपका, तो विद मैचिंग बेल्ट एंड मैचिंग क्लच यू कैन यूज। ये देखें ना, लोग कहते हैं उसका बड़ा, इसको आपने टाइटन कर दिया यहाँ से, और उसके साथ आपने ये इस तरह और मैच हो जाएगा आपके क्लच के साथ, मैच हो जाएगा। सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने उसको एग्जैक्टली करना क्या है। अच्छा, मुझे अब नेक्स्ट वाले का बताया, तब तक मैं आपका ये जहेज पूरा करती हूँ। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट इज लाइक थोड़ा सा मूनलाइट। आई रियली लाइक मूनलाइट फैब्रिक एज वेल। बीइंग अ डिज़ाइनर मैं बहुत यूज़ करती हूँ मूनलाइट को, और मूनलाइट बहुत होता है कि फ्लैशी भी नहीं होता, सिर्फ ग्लिटर दे रहा होता है। आप वेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी फॉर्मल फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, डिनर्स में यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लैक आउटफिट पहना हो आपने, यू कैन यूज़, इवन जुगन यू कैन यूज़ दिस वन विद योर आउटफिट। इट्स वेरी सिंपल आउटफिट विद लाइक कलर, गुड कलर, एंड यू ये लगा के देखें इसके साथ, सी दिस, जा रहा है, बहुत अलग है। इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी ट्रेंडी, वेरी फ्लैशी एंड वेरी इवन लाइक बहुत ज़्यादा वो पॉप आउट नहीं कर रहा। एंड साइज ऐसा है जिसके अंदर आपका सामान सारा आ सकता है। एंड अगेन ये इसको आप अगर उस तरह से कैरी करना चाहते हैं अपने शोल्डर के ऊपर, अब जैसे कि जो मॉम्स होती है ना, माओं को बहुत ये होता है कि यार मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं सॉरी इसका मैं वो निकाल लूँ, एक सेकेंड, ये हो गया और ये हो गया। अच्छा, अब आपने इसको अगर कैरी भी करना है तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, बच्चा भी अगर गोद में उठाया हुआ है तो इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, बच्चे के लिए तो मैं ये बैग लेकर आई हूँ ना कि सबसे बड़ा बैग बेसिकली मेरे लिए बच्चों के पैम्पर्स भी रख लूँ। हाँ, इसमें पैम्पर भी वो मस्टर्ड वाला तो दिखाओ ना पहले। हाँ, ये भी बड़ा मजे का है। हाँ, दिस इज़ अनदर कलर। अच्छा, अब न्यूट्रल्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाता है। इस किस्म के जो बैग्स होते हैं इनका बेनिफिट ये होता है कि एटलीस्ट, और ये कलर चल बहुत रहा था, सैफरॉन कैमल कलर, ये बहुत ट्रेंड आया था इसकी पैंट्स की शर्ट्स, तो ये कलर की वजह से आई जस्ट पिक दिस बैग। अच्छा, बट ऐसे छोटे बैग्स का तब बेनिफिट है जब इसकी साइडों वगैरह में आपके पास ऑप्शंस हो, पाउचेस वगैरह। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट द बिग बैग। देखो,
हर बंदा नहीं छोटा बैग कैरी करना पसंद करता, वो सिर्फ आप शादियों की हद तक ही महदूद हो जाते हैं। ये बिग बैग है, यू कैन बच्चों के फीडर, heavy पैम्पर्स, यू कैन Funky प्लेस योर सा। मोबाइल, यू कैन प्लेस एनीथिंग, यू कैन प्लेस योर डॉक्यूमेंट्स, इट्स लाइक अ अच्छा, ये भी ऐसा बैग है जिसके साथ स्ट्रैप आता है लंबा, हाँ। बट मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने उसको ऐसे नहीं करना तो इसको आप ऐसे ऐसे कैरी कर करें, लें। क्योंकि जब आप इसको लटका देते हैं ना तो वो एक बड़ी सी चीज़ आपके मतलब किसी भी साइड ऑफ लटक रही होती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। और रोज गोल्ड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है क्योंकि ऐसा न्यूट्रल टोन है जो सबके साथ कैरी कर पहले सकते याद है सिर्फ सोना सोने का कलर होता था, फिर सोने के साथ सिल्वर वाला कलर Silver आ आ गया, गया, अब कि rose मतलब gold। वाइट गोल्ड आ गया, अब रोज गोल्ड आ गया, और ये तीनों की कॉम्बिनेशन भी बड़ी अच्छी होती है। जो लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, पहले तो 12 चूड़ियाँ पहनते थे सोने की, अब अफोर्ड कौन करता है, तो अगर 3 भी बनवाएं, एक रोज गोल्ड की कर दें, एक गोल्ड की Gold कर की दें और और एक एक वो सिल्वर वाइट silver गोल्ड में कर दें, तो वो तीनों कलर्स आप अलग-अलग भी पहन पहन सकते हैं और सकते हैं। साथ भी पहन सकते हैं। सो बैग्स अल्टीमेटली लोग कहते हैं ना कि ओ, और महंगे महंगे, अच्छा ये भी बड़ा क्यूट सा है, ये अच्छा white। ये नन्हे वाले बैग्स में से छोटा एक है सिर्फ फैशन स्टेटमेंट, लाइक यू वांट टू जस्ट ऐसा कोई फायदा नहीं है। स्टेटमेंट आपने कैरी करनी है, लाइक इट्स लाइक फाइन, एक मोबाइल आ जाएगा बैग पे, हाँ। इट्स ओके। एंड बाय द वे आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और यू कैन डू दिस ऑल्सो। देखें, आप उसको जैसे मर्जी अपने बैग को भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही स्टाइल से आपने उठाना है। ऑब्वियसली हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक सर्टन तरीका होता है, एक सर्टन मिजाज होता है, उसी को लेके। अच्छा, एक्सेसरीज पे कितनी तवज्जो देती हो अपनी? नहीं देती। नहीं देती? शूज़ तो आज बड़े मज़े के पहने हुए हैं, ब्लैक ही। वो बहन जो भी भेज देती है वो वाली बंदी हूँ। अच्छा, वो वाली बंदी है। बट बैग कैसा कैरी करती हो जब करती हो? मुझे वैसे बड़े बैग्स पसंद है, मुझे छोटे समझ ही नहीं आते कि मैं उसको कैसे करूं, क्रॉस में, हाथ में, वही वाली प्रॉब्लम रहती है मुझे। लेकिन आज इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं इसीलिए बहुत सुकून से सुन रही थी। क्लैरिटी मिल रही है। एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एनी से कुछ सुनते हुए आएंगे बातों के अलावा, और शायद ऐसे से भी कुछ सुन लें ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अभी आपसे एक और काम लेना है मैंने। आइए ना ज़रा आप भी हिना जी, मैंने कहा ज़रा एक ज़रूरी काम कर ले। एक तो जो आपने कलाम सुनाया इतना खूबसूरत, और बहुत से लोगों ने इसको गाया है, लेकिन आपने अपना यूनिक टच और फ्लेवर ज़रूर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, आ जाओ मेरा बच्चा, सारे शूज़ वाले बच्चे आ जाए, मज़े मज़े वाले शूज़ वाले। अच्छा, मैंने देखा कि हम चारों लड़कियाँ, ख़वातीन, एक खातून और लड़कियाँ जो भी, हम सब ने बड़े मज़े के शूज़ पहने हुए हैं यार, ये देखो, और सब ने मुख्तलिफ स्टाइल पहना हुआ है। You're wearing the coat shoe style, but slip on. Yes. Beautiful. Very, very beautiful, Thank by the way. you. And then I love your black shoes. They're amazing. और ये जरा साइड पे करें ना अपने, इस तरह करके, ये देखें, with a stiletto heel. Stiletto heels. आपने पहना हुआ है shoes, कोट coat शूज, shoes. और मैंने कोलापुरी। कोलापुरी। मुझे बहुत पसंद है कोलापुरी, लेकिन मसला ये है कि फ्लैट जूती पहन के मेरे एड़ी में दर्द होती थी। सो मैंने रिक्वेस्ट की उस ब्रांड से कि प्लीज़ मुझे एड़ी लगा दें नीचे, हील कर दें थोड़ी सी, ताकि मैं सेट पे भी भाग दौड़ कर सकूं। सो व्यूअर्स, बात ये है कि एक्सेसरीज, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मर्दों के बारे में कहते हैं एक्सेसरीज मेक द मैन। अभी लड़कों की तरफ भी आएंगे हम, लेकिन मैंने कहा कि पहले जो ये हम सब ने जो मज़े मज़े के शूज़ पहने, अब देखें ना, आपने कंफर्टेबल काम करना है, आपकी भाग दौड़ ज़्यादा है, आप ये वाले शूज़ पहन ले, आप ये वाले पहन ले। आपने किसी इवेंट पे जाना है, सेमी फॉर्मल टाइप, ब्लैक आपका आउटफिट है, आउटफिट ऐसा जिसमें आपको हील्स की जरूरत है, लाइक द वे आई एम वेयरिंग अ फ्लेरी, यू नो, नीचे सेपरेट, तो उसके साथ यू नीड अ हील। सो द पॉइंट इज, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह एक्सेसराइज करते हैं, लेकिन ब्लैक, वाइट, बेज, ब्राउन या टैन जिसको कहते हैं, अर्थ टोन्स, ये जरूर रखें। एक सिल्वर और एक गोल्डन जूता जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। ये आपने अपनी पैलेट कवर कर ली, उसके बाद आप Colours 2-3 पे और जाएं। कलर्स में चले जाएं, मजे मजे के फन Pinks कलर्स, and ताकि yeah. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। सॉरी हिबा, सारे अच्छा जरा अपना किचन में भी दिखा दो कि मामलात कहाँ पहुंचे हुए हैं। थैंक यू मेरा बच्चा। हाँ। थैंक यू। अब मैं सब बच्चों को बैठने दूंगी, क्योंकि मैंने कहा ज़रूरी है। अभी उसके बाद मैंने एसन को भी एनालाइज करना ना, जरा एसन भी तैयार होके आए हैं, उनकी भी हमने एक्सेसरीज दिखानी। ओके, व्हाट्स द सिचुएशन इन द किचन माय डार्लिंग? हाँ, सब कुछ रेडी है, पास्ता इज रेडी एंड वी हैव डिश्ड इट आउट एज वेल। आई लव द थोड़ा सा जो आपने नेगेटिव स्पेस Oregano, छोड़ के उसको हाँ। करके आपने किया, वेरी नाइस। Thank देखिए, you. बात ये कि व्यूअर्स, खाना तो खाना ही है,
लेकिन अगर खूबसूरत Exactly. लगे खाना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और खाना सबसे पहले आप आंखों अपनी से आंखों से ही खाते खाते हैं, और सीधी बात है खुशबू अच्छी आ रही होती है तो जी। फिर जी भी चाहता है। Yes. So the pasta looks great Thank you. and the single presentation is lovely as well. Thank डिनर you. टेबल पे भी सर्व करना है तो आप इस ट्रे में तैयार करके बिल्कुल। सेंटर में रखते हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे ना हाथ लगाएं। ऑसम, थैंक यू Thank विभा। एंड ज़रा आप आइए ना यंग मैन, ज़रा इधर आए। अच्छा, अब मैं एहसन का भी आपको एक अब आप देखेंगे, कहेंगे हम भी टी शर्ट पहनते हैं, हम भी जैकेट पहनते हैं, हम भी टी शर्ट जीन्स पहनते हैं, लेकिन हमारी ये लुक नहीं निकलती ना। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इम्पैक्ट वाली घड़ी, वो तो खैर आई थिंक सॉरी नो बट इट लुक्स गुड, हाँ जी। लुक्स गुड। रिंग्स उन्होंने पहनी हुई हैं, शूज। देखिए बात ये है कि आपने अपनी अगर एक वो जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी को बनाना है, तो थोड़ा सा अपनी लुक के ऊपर अगर इंसान काम करे। मर्दों को भी हम इनकरेज करना चाहते हैं, सिर्फ लेडीज के लिए नहीं आज हम बात करें, मर्द और औरत दोनों। अगर थोड़ी इन्होंने सबसे पहले क्रॉप पैंट्स पहनी हुई है। हाँ। क्रॉप पैंट्स जो हैं आजकल चल रही विदाउट सॉक्स, जी तो शूज विदाउट सॉक्स आजकल मेल्स पहन रहे हैं। अच्छा मुझे तो बड़ी ही ये बचपन से सुनते आ रहे सॉक्स के बगैर शूज में, सॉक्स के बगैर शूज में नहीं, बट अब वो वाले सॉक्स भी आ गए हैं जो छोटे Invisible socks। इनविजिबल Invisible सॉक्स socks जो हैं। होते हैं, तो कम से कम वो पहन लिया करें। ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो बचपन से जो चीज़ सीखे, बट इट लुक्स गुड। यू सी दिस इज अ वेरी नाइस लुक दैट यू क्रिएटेड। रिंग्स भी अपनी पहनी, एक्सेसराइज मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो पेरेंट्स कहते हैं ना एक ही तू जेवर पहन लेता है, हाँ। एक ही कीता, ये करना छोड़ दें, दुनिया बदल गई है। बच्चों को जीने दें। चल बेटा Enjoy तू करना। जा, तू अपनी जी ले जिंदगी, सिमरन जा 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 तू जी ले। ओके, एंड नाउ एक और चीज़, कुछ हमारे पास इमेजेस हैं बैग्स की, मैं व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करना चाहूँगी, और अगर हिना आप थोड़ा सा उसके ऊपर अपना ठीक है। जल्दी जल्दी से ठीक है। तबसरा भी करती जाएँ। ये कुछ तस्वीरें जो हैं हम शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। जी हाँ, अच्छा ये फ्लावर के साथ जो है बड़ी ही एक प्यारी सी बिल्कुल। पिंक बैग है, ये इसको क्या बुलाते हैं? इसको टोट बैग भी टोट कहते बैग। हैं, टोट बैग कहते हैं। और फ्लोरल बैग है, फ्लावर्स एकदम से बहुत इन हुए थे, फ्लोरल दुपट्टास, फ्लोरल बैग्स, फ्लोरल शूज इवन, तो इट्स अच्छा। लाइक न्यू इन ट्रेंड। अच्छा, ये आपने इस किस्म के क्लचेस भी बनाए हुए हैं, बड़े मजे बिल्कुल के। बनाए हुए हैं, बहुत, इसको कहते हैं डिजिटल बैग्स कहते हैं, डिजिटल प्रिंटेड बैग्स कहते हैं। ये बहुत इन थे। एक फॉरेन प्रकाट जिस तरह एकदम से इन हुआ था, उस तरह के ये प्रिंटेड बैग्स बहुत इन थे। और ये बाय द वे अब एम्ब्रॉयडरी के साथ भी लोग बना हैंड रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी हो जाए, मोती हो जाए, सितारा हो जाए, इवन के आप ब्लॉक प्रिंट हो जाए, उसे भी करा सकते दिस हैं। वन, ये बड़ा, ये ब्रीफकेस, और ये Leather आगे bag। एनी को पसंद आ गया ना, लेदर ये एनी को बैग, पसंद आ वेरी ऑफिशियल, वेरी लेदरिश बैग, वेरी प्लेन, वेरी सटल, वेरी इजी टू कैरी, और एलिगेंट। 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 हाँ, वो जिसको पसंद है उसको एलिगेंट लगा है। अच्छा, अगले बैग की तरफ चलते हैं। ऐसा तुम भी अपना तबका कर, ओए ये तो काफी टूटी फ्रूटी सा बैग है, लेकिन मजे का है। लेकिन मजे का है, हाँ मजे मजे का है। अगर आप प्लेन एक कलर इसमें पहने तो उसके साथ ये बैग कैरी अप कर सकते हैं, प्लेन। अगर आपने पिंक पहना हुआ है, या अगर आपने वो वाला Off-white। व्हाइट ऑफ वाइट पहना हुआ है तो या कोई भी सॉलिड एक कलर पहना हो, बिल्कुल। येलो भी पहना हो, तो उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं। बट फिर आपके कपड़े बहुत ज्यादा वो ना हो, बिल्कुल। क्योंकि जब कपड़े भी टू मच, ओह आई लाइक दैट Wow, वन, wow। नाइस। दिस इज इवन अ टोट बैग विद अ स्कार्फ, उसमें इन हुआ हुआ है। उसके बाद के एक्सेसरीज हैं, वॉलेट उसके साथ मैचिंग है, इनर बैग मैचिंग है, इट्स कॉल्ड अ टोट बैग। नाइस। और ये उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग बैग। ट्रैवलिंग बैग है ये। उसके अलावा भी अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा, तो आपने बेशक इनर निकाल दिया, उसमें लैपटॉप डाल दिया या अपनी टैब डाल दिया, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी क्यूट बैग, Okay, एंड आई थिंक इट्स गॉट डिफरेंट काइंड, वो बड़े ट्रेडिशनल टाइप हमारे ये देसी ट्राइबल बैग है, ट्रेडिशनल, जो लोग लड़कियां हाथ से कभी बनाती हैं या पैच वर्क होता है, तो ये भी अच्छा लगता है। इवन वेरी इट्स लाइक यू नो शोल्डर बैग एज वेल एज टोट बैग, यू कैन यूज इट ऑन द शोल्डर। अगर आप शोल्डर नहीं है तो आप हाथ में पकड़ सकते हैं। असल में बड़े वाले बैग मैं आपको इसलिए ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ क्योंकि वो सारे अगर हम यहाँ पे रख दें तो लगना था हमने दुकान लगा दी है, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी इमेजेस आपके साथ शेयर करते हैं। That ओके, one. इट्स अ क्रॉस बॉडी बैग। ये क्रॉस cross बॉडी body कहते हैं कि आप यहाँ टांग लें, जैसे अभी जुगन ने बताया था, आप किस तरह इसको यूज कर सकते हैं, हाथ में पकड़ लें। जिस तरह हमने ब्लैक वाले बैग को आपको दिखाया था ना व्यूअर्स के, इस तरह करके आप उसको, आपने ऐसे करके उसको पहन लिया था, राइट? एंड दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ टोट, It's a बट tote इसका मेरे ख्याल से जो स्ट्रैप है वो ज़रा लंबा है, तो वो लोग जो Shoulder सिर्फ पे जो भी। शोल्डर पे लेना चाहते हैं वो भी ले। अच्छा, याद रखें कि जब आपने डेली वेयर के लिए बैग लेना है ना स्पेशली, तो देख के, उठा के, कैरी करके, क्योंकि मुझे आज भी याद है एक बैग था बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर का, जैसे कि इस वाले बैग की तरफ मैं आ जाती हूँ। ये वाला बैग है, आप सोचिए कि इसके ऊपर पूरी चेन बनी हुई है और उसके बीच में ना कोई वो सॉफ्ट चीज़ नहीं थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा जी मैंने ये वाला, आई वॉन्ट टू गेट दिस, आप ये दे दें।
उफ जो मैं तंग हुई हूँ यहाँ पहनूँ तो लग गया। चेन चुभे, उसका मतलब था भी सिर्फ ये वाला, हाथ में पकड़ूँ तो उंगलियों में दर्द होनी शुरू हो जाए। तो प्लीज़ बैग, और स्पेशली अगर आप जरा महंगे बैग की तरफ जा रहे हैं तो सेंसिबल उसको ट्राई करके एक दफ़ा देख लें, जिस तरह कपड़े भी ट्राई करते हैं, जूते ट्राई करते हैं, तो बैग को भी देख लें कि क्या आप उसको सुकून से अच्छा, कैरी एक कर और सकते चीज़ हैं। मैं कहना चाहूँगी, रैगजीन जो बैग्स होते हैं ना उसको हमेशा कवर करके रखें, क्योंकि रैगजीन उतरना शुरू हो जाता है। शूज़ का हो या बैग्स का हो, आप देखेंगे वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाएगा विद इन एन ईयर। तो उसको आप हमेशा से बंद करके किसी प्लास्टिक में या एयर टाइट प्लास्टिक में रखें, या बैग्स, आजकल बैग शेल्फ्स भी आती हैं, उसमें रखें, ताकि आपका ये जो रैगजीन है ये चिप ऑफ ना होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? आई एम जस्ट मेकिंग माई न्यू कलेक्शन, उसमें मेरा वेडिंग वेयर फॉर दिसंबर एंड नवंबर इंशाल्लाह। तो वेडिंग वेयर होगा, उसके साथ उसकी ज्वेलरी डिज़ाइन हो रही है फॉर मे बी आई एम प्लानिंग फॉर अ शो एज वेल। सो लेट्स सी दिस ईयर, इंशाल्लाह। हैट्स ऑफ। यस, लास्ट तो इनकी कलेक्शन मुझे इतनी पसंद आई थी चिकनकारी वाली कि बिल्कुल। मैंने और इतने जोगे ने बहुत कपड़े लिए थे। बहुत कर लिए, मैं कहती मैं भेज दूंगी, मैंने कहा नहीं मैंने खरीदने हैं। हाँ। क्योंकि पता है बंदा अगर वैसे ही कोई दे रहा हो तो बंदा शर्मिंदगी में एक ले लेता है, अगर आपने ज़्यादा लेने हो तो फिर आपको खरीद लेने चाहिए, क्योंकि अगले के साथ भी ज्यादती हो जाती है। सही बात है। जी, व्हाट अबाउट यू एनी? कुछ ड्रामास की ओएसटीज ऑफर हुई हैं और पाइपलाइन में है इंशाल्लाह, हम उसके लिए काम करें। मॉर्निंग शोज और सारे शोज तो चांस पे चल चलते ही रहे रहते हैं। जी। ऐसा एक्टिंग की तरफ कब आओगे? एक्टिंग की तरफ बहुत जल्द, क्योंकि मैं अपने सॉन्ग में भी खुद ही एक्टिंग की है मैंने काफ़ी ज़्यादा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं, इसमें बिकॉज आने की। बहुत से सिंगर्स जो हैं वो अब एक्टिंग की तरफ साथ साथ चल हाँ, रहे जी, हैं। बिल्कुल देखो ऐसे जुनैद ही। कौल वाला ही स्टार्टेड और अब ही इज मोर एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्टर, हाँ। सिंगिंग एक्टिंग दोनों चल रही है। आतिफ ने भी ड्रामा किया, बिल्कुल ऐसे। अली जफर ने बहुत अली एक्टिंग, जफ़र, बाकी एल्बम के ऊपर काम है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट होगा तो फिर आप सब देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड मेरा तो ख्याल यही है कि व्यूअर्स, जो हमने ये सारी आज डिस्कशन की उसको अगर हम सम अप कर लें तो सबसे पहले तो हमने बात की तालीम और तरबियत पे। तालीम तरबियत जब तक हैंड इन हैंड नहीं जाती तब तक किसी भी बच्चे की 100% ग्रूमिंग नहीं हो सकती। और हर माँ और हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, भरपूर अंदाज में गुजारे। हम ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पैसा 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 पैसा, कि बस बच्चा पैसा कमा ले, अगर तालीम भी हासिल कर लेगा तो पैसे बड़े कमा लेगा। देखें, उस तालीम के साथ अगर बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होगी ना, तो आगे जाके वो जॉब के लिए जब अप्लाई करेगा, उसको नौकरी अगर मिल भी गई तालीम के बेस पे, तो उसके बदतमीज़ियों और बुरे बिहेवियर की वजह से, उसकी बुरी तरबियत की वजह से वो जॉब भी खो देगा। सो दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड जाना चाहिए। सेकंड मरले में म्यूज़िक की हल्ला गुल्ला गपशप, एंड देन हमने बात की बैग्स एंड एक्सेसरीज़ की। एंड यही बात मैं बार बार कहती हूँ व्यूअर्स के, देखें जो चीज़ लें एक तो अपना बजट देख के लें। जस्ट बिकॉज हमसाये की बीवी ने जो है वो 40 बैग उसके पास हैं तो आपने भी 40 पूरे करने हैं, मुकाबलेबाजी से निकल आए। 4-5 अच्छी मयार की चीज़ें आपके पास हों, ना कि 50 आपके पास बैग्स और 50 आपके पास जूते हों और कोई भी ना पहनने जोगा हो और ना ही आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो। अच्छी चीज़ लें, अच्छी चीज़ में पायदार, ड्यूरेबल लें। एनीवे, ये बातचीत तो ज़िंदगी में आगे चलती रहेगी। हिबा का भी शुक्रिया और हमारी पूरे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया। जाते जाते एहसन आपसे कुछ सुनते सुनते जाएंगे। आपका एक ऑसम सा सॉन्ग है जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ओवर टू यू।